ग्रेजुएशन में बीए में 2 बार फेल हो गया था। क्या बात बीए कर नहीं था, फिर उसके बाद में मतलब बीए में पेपर नहीं दिया होगा इस वजह से हो नहीं सर दिए 0-0 नंबर और है मेरे इंग्लिश लिटरेचर में। तो इसका मतलब उन्होंने या तो कॉपी ढंग से चेक नहीं किया, वो रीजन था। पता नहीं, पढ़ता तो नहीं था सर, मैं सच्ची बोलूँ तो एक तो रीजन वो भी था, कॉपी वाला भी हो सकता है। हाँ पर बीए में मैंने भी नहीं सुना कि कोई फेल होता है। मैं हाँ पहले रेगुलर था 2019 में, 18 में 12th हुई, 19 में रेगुलर था, फेल हुआ, देन प्राइवेट में आया, प्राइवेट में कोरोना ने पास करवा दिया फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर में आया, सेकेंड ईयर में खुद से फेल हो गया मैं, मतलब 3 साल लगातार खुद से पास नहीं हो पाया। फिर ग्रेजुएशन जैसे जैसे कंप्लीट की, देन 1439 रैंक आई मेरी 2023 वाले में, आर्ट्स में। अब इस बार वाले मेरी 706 रैंक है और कैटेगरी में 9 भी रैंक है, तो उससे आरपीएस आ गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही है। तो यार फिर भी ये मतलब ये कैसे इतने वो रैंक आने के बाद, इतने 2-3 बार फेलियर के बाद में कैसे आप उठे और कैसे रहा वो अभी तक का? ऐसा इतना कुछ तो नहीं था, खुद को लगता था कि मैं अगर पढ़ूंगा तो शायद मैं कर लूंगा। मैं हाँ पढ़ने में 2-3 साल खराब हो गए पूरे ना। हाँ, बस उसकी वजह से एज बढ़ती जा रही थी और वो ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो रही थी, वो समझ हालांकि एज का तो 24 का हूँ अभी मैं। हाँ क्योंकि लगातार वो जैसे ग्रेजुएशन हुई 2023 में, ग्रेजुएशन हुई थी 2 साल बस वो मेरे मिस आउट हुए थे। वरना 2021 वाला अटेम्प्ट दे पाता, बट उसमें पढ़ता ही नहीं था तो कैसे देता, वो भी एक मैटर है। बट फिर यहाँ पे आया, जयपुर आया, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट की, थोड़ा मोटिवेशन लिया फिर से इंटरनल की। भैया लगे थे मेरे उस समय जीएसटी इंस्पेक्टर, तो और मैं पबजी उबजी खेला करता था, तो घर वाले डांटते थे, उसके कारण फिर सोचा कि अब देख के ये सब छोड़ के। मोदी जी कहा तो ये पबजी वाला है क्या? सही है। हंसा किसका ना, हंसा आप? हंसा जी जी। आप किस बार 1138 रैंक की? इससे पहले पूरी बॉडी की इसका पल्की मिल रहा है कितना ही ओके। और बीसी मार्क्स 253 इंटरव्यू में कितने थे पिछली बार? 75। अच्छा हम्म पिछले बार तो 10 मार्क्स से इंटरव्यू क्वालिफाई कर गई थी। इससे पहले भी मतलब ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ, एक बार क्वालिफाई होता है फिर ओके। ड्रॉप होता है फिर क्वालिफाई। इस बार कौन सी सर्विस मिल जाएगी? सर कुछ नहीं मिली अभी, मतलब कम से ट्रेड किया जाता। सो एक्चुअली मेंस में नंबर तो ठीक है, 221.5 है और मेरा 222 है, और पर इंटरव्यू में सर इस बार 3080 नंबर। ओके। इसका बोर्ड था विश्व सर, विश्व सर मेरे नंबर अच्छे दिए हैं इस बार। वैसे मेरे कई फ्रेंड्स के 50+ है। विश्व सर ने सही दिए? कपिल सर के विश्व सर ही थे शायद, उनके भी नहीं दिए। उनके नवनीत के भी विश्व सर। अच्छा विश्व सर ने दिए ना 65, तो मैंने 3-4 फ्रेंड्स। बट ये भी डिपेंड करता है, खैर इसमें लग तो बहुत ही ज्यादा होता है, बट कि आपसे इंटरव्यू में कौन तो सा बहुत क्वेश्चन लक का पूछा फैक्टर गया है कि आप पढ़ के 37 दिए थे, तब हाँ। जाके उसकी 3 रैंक। तो इंटरव्यू में तो मेरा मान लक का फैक्टर बहुत ही ज्यादा है कि आप जो पढ़ के गए हो वही पूछ लें आपसे। ऑब्जेक्टिव की जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जहाँ पे आपका ओपिनियन पता चल रहा है, तो वो मैटर करता है। और फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी कोई आके 12 के कहता है मेरा इंटरव्यू पूरा ही खराब चला गया लेकिन मार्क्स अच्छे आ गए। कोई कहता है कि मेरा बहुत अच्छा गया था, मार्क्स अच्छे नहीं आए। चलो जो ये कहता है ना कि मेरा बहुत अच्छे गया था, उसको तो अपन ही मान ले कि नहीं वो खुद की बात को ज्यादा बढ़ा के शायद बता दिया होगा। लेकिन जो ये कह रहा मेरा अच्छा नहीं गया, उसके भी मार्क्स अच्छा आता है। नजर फैक्टर बचा रहा है वो, कि भाई नजर ना लगे, सही गया है उसका। मे बी स्ट्रेस इंटरव्यू में भी है ना। केसरी जी के बोर्ड में 55 मार्क्स, और वो बोल रहे थे एकदम बुरा गया है, पूरे इंटरव्यू में सॉरी बोल रहा था। 55 मार्क्स है केसरी जी के बोर्ड इस बार हाँ, इस बार मेरे एक फ्रेंड के भी 55 है। और इस बार शायद सर ने मार्जिन इंक्रीज करा है ना। उनको फीडबैक भी यही दिया था कि काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और 45 मिनट चला उनका इंटरव्यू। ऑल्दो रैंक तो पीछे है, बट तो पिछली बार क्या केसरी सर के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे ना, तो वो क्या है, एक तो ये चीज है केसरी सर जो है वो सोशल मीडिया को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, सोशल मीडिया को लगातार देखते रहते हैं, तो क्या चल रहा है वो देखते रहते हैं, तो रिप्लाई करते रहते हैं वो कमेंट। इस बार फिर इसलिए थोड़ा सा उसमें वो रिप्लाई भी करते हैं, मतलब अवेयर बहुत है चीजों को लेकर, और नॉलेज बहुत शानदार है, चीजें आप अलग अलग फील्ड की डाइवर्स नॉलेज है उनको, तो इस चीज में तो आप हो कहाँ से बेसिकली? मेरा गांव तो चूरू में है, मेघ सर सावा के पास में। हाँ। और बीकानेर में मेरा मतलब स्कूलिंग वगैरह सब कुछ बीकानेर की की MGSU से। ओके। प्रॉपर बीकानेर तिलक नगर।
अच्छा, और उसके बाद में फिर जयपुर कैरी करने के लिए जयपुर सी बात, वो कब आए? 2023 स्टार्टिंग में आया था सभी। हम्म 2023 स्टार्टिंग में आया था, फिर पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट की। प्री आने वाला था, उसमें पूरा माहौल बन रखा था। जो इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस आती थी आपके यूट्यूब पे, उनसे स्टार्ट किया था मैंने सबसे अच्छा। पहले कि क्या है। पहले तो यूट्यूब पे देखा थोड़ा बहुत आरएस के बारे में, देन जो स्टार्ट किया ना पढ़ना, वो आपकी इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस थी। उनसे थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा लगा कि हाँ ये है, इस सब्जेक्ट के 10-12 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर, तो ये कवर यहाँ से कर सकते हैं। धीरे धीरे आप और भी एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं, हर मतलब ऑल ओवर जो एग्जाम है उसके बारे में, तो उससे काफी हेल्प स्टार्टिंग। आप कहाँ से बेसिकली? जयपुर से। आप जयपुर से हो? ओके, स्कूलिंग कॉलेज वगैरह सब? स्कूलिंग मेरी सेंट एंसलम्स नॉर्थ सिटी स्कूल, ये निवारू रोड पे जयपुर में ही। और स्कूल कॉलेज तो मेरा सिंपल था, घर के पास ही KVGIT। ओके, और ये तैयारी कब से करनी शुरू की? ये तैयारी मैंने 2022 से स्टार्ट करी थी। 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद वो वाला अटेम्प्ट दिया था? हाँ वो दिया था। उसमें क्या वो प्रीलिम्स आ गया था ना अक्टूबर 2023 समथिंग में, तो उसमें 53 रैंक थी। 53? हाँ। ओके, लास्ट ईयर 53 थी, इस बार 40 पर। हाँ, तो सर्विस में फर्क पड़ रहा है क्या? मे बी DTO मिल जाए, मे बी। वो DTO एक पोस्ट है वो सही है। ऐसे तो पिछली बार भी मिल जाता, बट वो किसी और सर को मिल गया, उनकी RPS में मेडिकली अनफिट हो गए थे। पिछली बार ठीक है DTO की पोस्ट? एक ही थी जनरल के लिए तो। अच्छा, वैसे 10 थी क्या? हाँ वैसे 10 थी। अच्छा अच्छा। तो 51 रैंक वाले सर को मिल गई थी, मैम को 53 थी। आप कहाँ से? 12 से। और आपने कब से ओके UPSC है? इसीलिए शायद मेरे को जो ये दिक्कत आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि मैंने कभी इस पे फोकस नहीं किया। कुछ दिक्कतें भी आती है लेकिन कुछ फायदा भी होता है। कैंसर राइटिंग जो चीजें हैं, लेकिन मेरे को इस तरह से मैंने राजस्थान भी था, राजस्थान की हद तक हिंदी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते थे। एक्चुअली को 2-3 साल से ये 3 टाइप से को चुके थे, क्योंकि अभी भी मेरे पिछले फोर्थ पेपर में ही 69 मार्क्स रह गए, बाकी सबके अच्छे थे। और अभी भी हालांकि थर्ड पेपर में कम मार्क्स हैं, पहले वाले में 53 67 है, थर्ड में 45 रह गए और फोर्थ में 56 तक थी। ओके, और उसकी वजह से तो आपके कितने रहे फोर्थ पेपर में? इस बार तो 79.5 है, पिछली बार 105 थे फोर्थ पेपर में। हाँ। बहुत शानदार नंबर, हाईएस्ट है। हाँ। चलो, मेरे को बहुत ही अच्छा टॉपिक मिल गया। अब मैं फोर्थ पेपर को पूरा ओपन कर लेंगे अपन, है ना? क्योंकि मैं क्या भी हमारा एक नेक्स्ट सीरीज हमने शुरू की है अनफिल्टर्ड नाम से। उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी टॉपर आते हैं ना, उनसे एक्चुअल में जो स्टूडेंट के पेन पॉइंट है वहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कैसे क्या करते हैं चीजें, और उसको हम जो अनफिल्टर्ड ही रखते हैं। मतलब कि स्टूडेंट कहता है कि ये वाले कोचिंग का नाम या फिर कुछ नेगेटिव मैंने किसी के बारे में बोल दिया, उसको हटाना है तो हटा दो। और जो वो कहते हैं कि नहीं ये नेगेटिव किसी के लिए नहीं बोला, पॉजिटिव किसी के लिए बोला, तो उसको हम रख देते हैं एज इट इज। तो उसको हमने नाम दिया अनफिल्टर्ड। तो इस पर अपन चर्चा करते हैं एक एक करके भी। फोर्थ पेपर को पूरा डिकोड करते हैं, पहले टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक कि क्या क्या किया जाना चाहिए। आपका क्या रहा है फोर्थ पेपर में? सर मेरा लास्ट टाइम 82 था और इस बार मेरे 68 नंबर है। अरे हिंदी 82 भी अच्छे है, कोई बुरे नंबर नहीं है। 82 भी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अच्छे नंबर थे। थोड़े सभी क्या एवरेज नंबर पेपर 4 में कम हुए हैं पहले की तुलना में, है ना? पहले तो 2018 में हमारे वाला टाइम था 148 फर्स्ट जो हाईएस्ट था, सेकंड हाईएस्ट 140 और 130 प्लस भी कईयों के थे। मेरे उस टाइम पे जब फोर्थ पेपर में 100 नंबर थे, वो मतलब उस टाइम के बहुत कम नंबर थे फोर्थ पेपर में। तो उसकी वजह से ओवरऑल टोटल जो है 413 आया था, लेकिन फोर्थ पेपर का उसमें फर्क पड़ा था। तो मैं भी आपकी तरह UPSC की तैयारी कर रहा था, इस वजह से कभी फोर्थ पेपर की अच्छी पढ़ाई कर ही नहीं पाए। तो वो चीज है। आपके मेंस में भी तो वन ऑफ द हाईएस्ट थे सर। हाँ, मतलब 413 नंबर थे रिटर्न में मेरे इंटरव्यू में समय में 48 नंबर दिए थे। उस समय के 48 मतलब इस बार के मान लो 25 नंबर, 25-26 नंबर, तो ऐसे वाला हो रहा हुआ है। इसलिए रैंक मेरी थोड़ी पीछे हो गई थी, 159 रैंक थी उस समय। तो अपन शुरुआत करते हैं पेपर 4 की। कंफर्टेबल तो ना आप लोग? ठीक है, तो पेपर 4 की अपन शुरुआत करते हैं कि ग्रामर जो है उसको कैसे अच्छा किया जाए। खास तौर पर आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से? मैं तो इंग्लिश मीडियम से। तो इंग्लिश मीडियम वालों को इसमें ज्यादा परेशानी होती है, क्या किया जाए उसमें?
सर मुझे तो ऐसा लगता है प्रैक्टिस ही है, और जैसे ना मैंने प्रैक्टिस ज्यादा करी, जितने भी सोर्सेज मिले मार्केट में अवेलेबल थे वो लगभग मैंने सारे सॉल्व करे। उसके अलावा जो वो आरबीएससी की एक बुक है ना 9 to 12 वाली, वो मेरे को टिप्स पे थी कि आप मेरे को रात को भी उठा के पूछ लो ना कि ये कौन से पेज पे है उस टाइम, तो मैं बता सकती थी। उसमें कितने, जैसे मालूम मुझे था, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत कम टाइम था, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो राघव प्रकाश को पढ़ लो या 9 to 12 वाली पढ़ लो। तो मुझे लगा राघव प्रकाश तो बड़ी ज्यादा है, इसमें इसी को पढ़ लेते हैं, 70-80% भी आएगा तो अपने को इतना याद रह सकता है अभी के समय में। तो मैंने उसी को पढ़ा। तो उस समय में तो मैंने आके देखा नहीं कि कितने क्या विषय उसमें से आ जाते हैं, उस समय में तो ज्यादा अच्छे भी आ गए थे। तो आपको क्या लगता है कि वो जो 9 to 12 वाली है, जैसे उसमें से 50 नंबर की ग्रामर में से लगभग कितनी आ जाती है? वो सर अब जैसे ना एवरेज तो हर साल चेंज होता है, बट जब मैंने 2018 और 2021 का मेरे पास पीछे का था तो उस हिसाब से देखा तो 30 मार्क्स के तो आ ही जाते हैं, है ना लगभग। और अगर आप मुहावरे और लोकोक्ति ऐसे देखो कि वो तो किसी बुक से ही नहीं आ रहे, है ना, तो आपकी एक बेस बुक जो होनी चाहिए। अभी भी मैं इवन है ना कोई और बुक नहीं रेफर करती थी मुहावरे लोकोक्ति के लिए कि यही वाली अपन पढ़ेंगे, उसके अलावा एक बुक कर सकते हैं मैक्सिमम, और कोई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कवर ही नहीं होगा। इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ज्यादा वियर्ड है, तो उसके अलावा तो वो 30 या समथिंग 28 तक तो वो कवर कर देता है। तो उसको करने के बाद फिर आप कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हो। अब जैसे मैं पर्सनली इंग्लिश मीडियम से थी तो मेरे को भी ये इशू था कि राघव प्रकाश पढ़ने में थोड़ा सा वो रहता था, तो मैंने मानस पढ़ी थी। उसके अलावा लेकिन मैं ऐसे करती थी, जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी किसी भी सोर्स से, तो मुझे कोई भी ऐसा लग जाए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है वर्ड, ये इसमें नहीं है, तो उसको ऐड कर लेती थी। और है ना ग्रामर में मैंने एक चीज भी नोटिस करी है कि है ना जो मात्रा होती है ना उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे छोटा वो होता है रैक के नीचे, वो पुनरुक्ति एक शब्द था, उसमें कई लोगों के मार्क्स कटे हैं, तो वो इसलिए कटे हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा रे बना दिया है ना। उसमें सबके कटे, उसका कारण है के ऊपर अगर आपने डंडी लगाई है तो कटेगा, और दा के ऊपर जो गुंडी बनती है नहीं है। वो मुझे कई ने बताया कि सर उसका मेरा नंबर बता ली, तो मेरे फ्रेंड का सही है और उसने मुझे ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ये बताया। चलो आपके इस पॉइंट से मैं एक पॉइंट निकालता हूँ। आपने कहा कि जो भी मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते थे ना, तो वो मैं ऐड ऑन कर लेती थी, लेकिन कुछ लोगों को कहने की सर इतने सारे एक्स्ट्रा हैं तो वो तो उसमें आएंगे ही नहीं, एक्स्ट्रा कैसे करें उसको? सर मेरे और राघव प्रकाश में तो बहुत सारे एक्स्ट्रा होंगे। नहीं, मैंने राघव प्रकाश के तो ऑडियो बेसिस पे सुना था, उसको एक बार रीड कर ली, ऑडियो नोट्स टाइप बना लिए, फिर उसको जहां भी जाती थी उसको सुनती थी, है ना। बाकी मैं मानस पे ज्यादा डिपेंडेंट थी और है ना उसमें ऐड करती रहती थी चीजें, है ना। या फिर वो 9 to 12 वाली में, मतलब एक सोर्स मेरे पास ऐसा हो गया था कि जिसमें सारी चीजें हैं लगभग, है ना। और ऐसा भी नहीं होता कि है ना आप बार बार रिवीजन करते हो ना तो वो रिड्यूस होती जाती हैं चीजें, कि आपको याद है वो चीज, आप बार बार क्यों पढ़ोगे, उसको अंडरलाइन कर लो, जो चीज नहीं याद सिर्फ उसी को अगली बार रिवाइज करो, तो इससे कम हो जाता है बेसिकली। जैसे मैंने क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको पर्यायवाची है 100 पर्यायवाची है, उसमें से आपने पहली बार पढ़े, आपको लगा ये 50 तो आसानी है, बाकी 50 से थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, तो इन 50 पे एक स्टार लगा लो। जब दूसरी बार रिवीजन करने आओ तो आपको लगे यार इन 50 जो मैंने मुश्किल बताए थे उसमें से ये 20 तो आसानी है, 30 जो ना ये थोड़े से ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, उसके आगे एक स्टार और लगा लो। ये पता लग जाएगा डबल रिवीजन भी हो गया, प्लस अभी भी ये टफ लग रहे हैं। फिर तीसरी बार जब आप रिवीजन करने आओ तो उसमें 30 में से देख लो ऐसा कुछ और लग रहा है कि ये तो आसानी से याद हो गया, एक बार स्टार और लगा लो, ये भी पता लग जाएगा 3 बार रिवीजन हो गया, और अभी भी जो टफ लग रहा है उसकी भी मार्किंग हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका, हाँ ये भी एक तरीका, यही बेसिकली फॉलो करना होता है। आपकी 2023 वाली कॉपी आ गई? हाँ आज तो देख, तो देखिए आपने? हाँ देख। मुझे एक बात बताओ, मुहावरे लोकोक्तियों में लगभग मैंने तो जितनी कॉपियां देखी है सबको 0 नंबर दे रखे हैं या कोई 1 नंबर। मुहावरे लोकोक्ति शायद 8 नंबर की आती है टोटल। इस बार तो ज्यादा की, पिछली बार 23 में 8 की हुई थी, इस बार 8, इस बार ज्यादा क्या है? 25 वाले में, 24 वाले में, 23 वाले में 8 की आती है। तो मैंने तो जितनी कॉपियां देखी, मैम आपने भी देखी होगी कॉपी? वो तो मतलब बहुत कम है, मतलब 8 में से 2 में ही सही है ज्यादा से ज्यादा। आप बता सकते हो आपके कितने इसमें मुहावरे लोकोक्ति में? सर मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, इतने ध्यान से आपको याद है 2.25 कितने में से? 8 में से? नहीं 10 में से। 10 में से। तो उसका क्या कारण है, मतलब वाक्य में प्रयोग कैसे चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है उसमें? सर मुझे तो ये लगता है पर्सनली बहुत सब्जेक्टिविटी है एग्जाम में, तो आप इस चीज में नहीं कर सकते कि मैं यहाँ भी नंबर लाऊंगा यहाँ भी नंबर लाऊंगा। जहाँ ऑब्जेक्टिव है चीजें, जैसे ग्रामर में जनरली और जो
सेगमेंट से वो ऑब्जेक्टिव है, तो उन पे फोकस किया जा सकता है। या फिर इवन कंपोजिशन में कुछ कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव होती हैं कि फॉर्मेटिंग वगैरह हो गई, तो उन पे फोकस करती थी मैं। तो जनरली ये मान लेती थी कि यहाँ पे मार्क्स बहुत ही कम आएंगे, तो उन पे ज्यादा फोकस नहीं करती थी। बाकी ये है कि हाँ, सही मिले कहीं नहीं मिले क्या ही। नहीं देखो, आपकी बात एकदम सही है कि जहां पर ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है उस पर ज्यादा एफर्ट करना चाहिए, और मुहावरे लोगों का सब्जेक्टिविटी है। लेकिन सब्जेक्टिविटी अपन उसको कहेंगे जहां पर किसी के तो आ रहे और किसी के नहीं आ रहे। इसमें तो मैंने देखा किसी के ही नहीं आ रहे। तो उसमें आपको मैं ये जानना चाह रहा था कि भी क्या लगता है कि जो उन्होंने वाक्य में प्रयोग कोई ऑथेंटिक बुक में दे रखा है वही लिखना, उसको मार्क्स दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं? आपको कुछ ऑब्जर्वेशन इसको लेकर रहा है क्या, ऐसा जानना चाह रहा सर आरबीएससी की बुक में तो सिर्फ अर्थ दे रखे हैं और वाक्य तो दे ही नहीं रखे। राघव प्रकाश अच्छा। आरबीएससी की जो 9 से 12 का बुक है उसमें अर्थ ही दे रखे हैं। केवल अर्थ दे रखे हैं और अर्थ ही पूछते ही नहीं है। अर्थ पूछते नहीं है। और हिंदी ये अपने राघव प्रकाश में है सेंटेंसेस, एक दो जगह लोगों ने एग्जैक्ट भी लिखे हैं, मतलब ऑलमोस्ट वही सेंटेंस, फिर भी नहीं दे, तो वो समझ नहीं आ रहा। सर मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है थोड़ी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उनमें, है ना, कि आपने खुद से बना के कोई स्टेटमेंट लिखा है टाइप्स वाला, है ना, तो उसमें मेरे को मार्क्स मिले हैं। बाकी है ना, कुछ ऐसे थे जिनके मैं अर्थ ही नहीं समझ पा रही थी, तो उनमें तो मार्क्स मिलने वैसे भी नहीं थे। बट जहाँ पे मिले हैं वहां पे मैंने खुद के अनुसार कुछ लिखा है। और जहाँ पे भी आप अगर देखोगे ना, जिन भी कॉपीज में मार्क्स मिल रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस है जो कि डेली उसमें लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो अच्छा मैम, आपका कोई और सवाल है यहाँ तक, अभी तक यहाँ के पोर्शन तक ग्रामर में क्या कैसे इम्प्रूव किया जाए? सवाल भी आपका, सजेशन भी बता सकते हैं, सवाल भी बता सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके पेपर 4 में थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं। 2018 वाला जो आप बात कर रहे हाँ। हैं उसमें 106 मार्क्स थे, और Okay। फिर भी मेरा ड्रॉप बहुत फास्ट है, तो समझ के नहीं, एक तो एवरेज मार्क्स भी कम हुए हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे 100 थे लेकिन बहुत कम थे वो उस समय के। हाँ, उस टाइम कम हाँ, थे। तो उसके बाद तो एवरेज मार्क्स आरपीएससी ने ही कम कर दिया पेपर 4 के अंदर। क्योंकि हिंदी में जरा एक्चुअली क्या है ना, मैंने यूपी पीसीएस मेंस में कई बार दिखाया, यूपी आरोरी है वो आपको आइडिया हो तो वो लिखा है, उसमें तो हिंदी का ही रोल होता है। वहाँ पे तो मतलब मुहावरे के सेंटेंस में मेरे रोल जो मैं कभी रटे हुए लिखती ही नहीं, तो फिर भी मार्क्स नहीं, तो इसका तो कोई कदा ही नहीं चल रहा है। बाकी यही कह सके जो मैम बोल रहे हैं ना, मैंने भी 2 साल इन पर्टिकुलरली 2023 और 24 की कॉपी सुनी है कि 2023 की कॉपी देखने के बाद तो आइडिया मुझे तो ये लगता है कि जहाँ मार्क्स आ रहे हैं, जैसे ये एक चीज जो मुहावरे प्रॉब्लम है ना कि कॉम्प्रिहेंशन में भी आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे क्वेश्चन लगा तो उसमें से 2 ही सही हो रहे हैं। मैं आऊंगा, अभी तक मैं ग्रामर मैं पूरा डिकोड करूंगा उसको, भी ग्रामर पे आया हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये वाली चीज वहाँ तो वही हम वहाँ अकाउंटिंग और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं जहाँ पे की मार्क्स दिए जा रहे हैं या जहाँ पे ये वाली चीजें की जाए। आप लोगों का कोई सजेशन? ठीक है, कोई सवाल हो तो वो भी आप ऐड कर देना, है ना? सर एक सजेशन ये था, जैसे पर्सनली जो लोग बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर करते हैं उनको मुझे ऐसा लगता है कि राघव प्रकाश भी कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने काफी इस पे एम्फसाइज किया नहीं, था। मैंने तो केवल इसलिए कहा मेरे पास टाइम कम नहीं था था, इसलिए, जो बाकी तो लोग- राघव प्रकाश करनी चाहिए भी जिसको करना। पर्सनली मुझे लगता है कि 75% क्वेश्चन उससे आ जाते हैं, 50 में से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरे पर्सनली 32.5 आए इस बार ग्रामर में, और वो मुहावरे और लोकोक्ति की वजह से काफी कम हो गए। और मतलब मुझे ऐसा लगता है 4 में से 3 क्वेश्चन तो राघव प्रकाश में से डायरेक्ट आते हैं, मतलब जो शुरुआत वाले हैं इस बार हटा दिए गए हैं, बट बढ़िया आपने इस बात को क्लियर कर दिया, वरना ये मैसेज चला जाता है कि राघव प्रकाश नहीं पढ़ रहे, ऐसा कोई अपना मैसेज नहीं है ना। और मुझे पर्सनल लगता है कि आप 3 सोर्स या चौथा भी, जैसे दिशा की बुक आ गई उसमें 1-2 नए वर्ड्स मिल गए, है ना, तो उनको रणजीत सर की बुक आ गई। रणजीत सर की बुक है हमारे, तो उन्होंने सब मल्टीपल सोर्सेज से पहले ही मेहनत कर रखी है, तो फिर हाँ, मतलब उन्होंने क्या उस पर बहुत अच्छी मेहनत की है, जो भी अलग अलग सोर्सेज में चीजें दे रखे ना, और पीएसआई में उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। और सर हाईलाइटिंग बहुत जरूरी है, जो चीजें हैं बस अभी जब अपन डिस्कस करते हैं कि हाईलाइट करना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना दूसरे जो रिवीजन में पता ही नहीं लगेगा, वापिस उतना ही टाइम लगेगा। तो क्योंकि सर इस बार रिवाइज करने का लास्ट में इतना टाइम मिला नहीं था हिंदी ग्रामर में, लेकिन जो शब्द आते हैं वो आते ही थे, मतलब ऐसा नहीं था बिल्कुल माइंड से चले जाओ, बट कुछ ऐसे थे जिनके लिए ऐसा लग रहा था भूल गए, तो उनके लिए रिवीजन जरूरी है, वो हाईलाइटेड होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, अब इसको थोड़ा सा एक और बार अपने इसको वापस दोहरा देते हैं कि एक तो 9 to 12 बुक निकल के आई, जिसको टाइम थोड़ा कम है, इंग्लिश मीडियम का है, वो थोड़ा सा कम टाइम दे पा रहा है। एक मानस वाली जो बुक है वो निकल के आई,
एक राघव प्रकाश, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, राघव प्रकाश रणजीत सर वाली बुक उसको पढ़नी चाहिए। अब एक इन तीन चारों को एक जगह पर कैसे लेके आए? सर इसमें मैंने तो टॉपिक वाइज करा था, है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो राजस्थान पता नहीं कौन सी बुक है जिसमें है ना वो होती है ना, वो लास्ट वाला क्वेश्चन किस चीज का होता है, वो हिंदी टू इंग्लिश करना होता है, हाँ पारिभाषिक शब्द, हाँ, परिभाषिक। तो वो मैंने अलग बुक से उठाई है ना, हाँ। जो मतलब आप सेगमेंट वाइज डिवाइड कर लो, आप है ना हर चीज हाँ, है ना वही, एक हर बुक चीज से को- नहीं पढ़ो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर जैसे चीज को डिवाइड संधि करना चाह रहा है हूँ। तो संधि तो आपको हर सोर्स से प्रैक्टिस करनी चाहिए, Okay. है ना। उसके बाद है ना जैसे उपसर्ग प्रत्यय, ये भी आपको हर सोर्स से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। पर्यायवाची वगैरह क्योंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप पहले 9 to 12 वाली कवर करो, फिर एक कोई भी एक बुक ले लो, है ना। हाँ। जैसे मैंने मानस करी थी, उसके बाद मैंने लेकिन राघव प्रकाश के ऑडियो नोट सुने थे खुद के बना ठीक के, है। है ना, तो मेरे वो सोर्सेस कवर हो गए। उसके अलावा प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड ही होती है। और फिर उसके बाद जैसे मुहावरे लोकोक्ति, तो ये तो बहुत ही ज्यादा वास्ट हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने 9 to 12 वाली पहले रेफर करी और उसको ही मैं हर बार रिवाइज करती थी। उसके अलावा मैं सेकंड सोर्स पे, थोड़े इजी सोर्स पे जाती थी, उसमें मानस में ही जाती थी, राघव प्रकाश को सिर्फ सुन लेती थी। तो मतलब आप सेगमेंट वाइज डिवाइड कर सकते हो, जिस बुक में जो सोर्स आपको अच्छा मिल जाए ना, वहां से वो ले लो आप। और पारिभाषिक शब्दावली का कौन सा बता? वो मैं मुझे पर्सनली एक चीज लगती है, जो शुरू के जैसे 12 क्वेश्चन आते थे ना हमारे में, हाँ तो जो 6 से 7 क्वेश्चन शुरू के थे ना, हाँ वो तो राघव प्रकाश और ऑथेंटिक सोर्स में मिल जाते थे। हाँ लेकिन जैसे कौन सी मुहावरे बुक है वो? लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, लास्ट वाले टॉपिक्स हैं, हाँ ये इनका क्या थोड़ा सा रहता था टाइसी, ये आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब कोई ऑथेंटिक सोर्स है। तो उसके लिए मुझे लगता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पे ध्यान देना चाहिए कि 2 क्वेश्चन निकल जाए, वो चीज है। और बाकी आप जैसे बता रहे थे एक जगह समेटने के लिए, तो पर्सनली मैंने ऐसे किया था, जो हाईलाइटेड वाले हैं उनको रजिस्टर में लिख लेता था, उससे हिंदी लेखन की भी प्रैक्टिस हो जाती थी, मात्रा की शुद्धि भी नहीं होती थी, और एक जगह सारा सामान आ जाता था हाईलाइटेड। हाँ, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की वो बुक है, उससे पारिभाषिक शब्दावली के मैंने निकाल लिए थे वो अच्छा। बेसिकली। लास्ट टाइम 4 आए थे उसमें से, बट इस बार सर उसमें से 2 ही आए थे, इस बार आए तो वो तो थोड़ा सा डाइसी रहता है, मतलब मैं बट वही कह रहा हूँ ना, टॉपिक वाइज आप कर सकते हो। जैसे पारिभाषिक शब्दावली है तो हिंदी ग्रंथ अकादमी से कर लो, 2 तो मिल जाएंगे, पूरी राघव प्रकाश करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी हालांकि मैं थोड़ा सा खुद वाला बता दूं इसमें कि पहले क्या है कि ना रणजीत सर की बुक नहीं आई थी। अभी जैसे पीएसआई का जो एग्जाम हुआ ना 5 अप्रैल 6 अप्रैल दोनों में पारिभाषिक शब्दावली वाले तो लगभग शायद 100% ही क्वेश्चन उसमें से आ गए, तो उन्होंने इस पर बहुत अच्छी मेहनत की है। तो अभी तक जिन्होंने आरएस का अटेम्प्ट दिया था ना, तो उनके लिए वो एक ऑप्शन नहीं था। आने वाले दिनों में शायद वो भी एक बनेगा, तो अपने डिस्कशन में वो भी शामिल होगा आने वाले दिनों। अभी नहीं है, वो स्वाभाविक बात है कि अभी तक वो ऑप्शन था नहीं, अभी उसमें कुछ बेस मॉडल बना सकते हो आप रणजीत सर की बुक को, और उसमें फिर आप अलग अलग सोर्सेस ऐड और दो कर, वैसे में तो लग नहीं रहा स्कोप मिलेगा। चलिए, तो अब अपन चलते हैं थोड़े से अगले सेगमेंट पर। वो है अभी हिंदी के अंदर ही 50 नंबर वाला अपने ग्रामर कंप्लीट कर लिया। अब इस बार ऐसे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 40 नंबर का हो गया और 600 शब्दों का हो गया। तो हम यूपीएससी वालों को तो फायदा हुआ है इसमें। 1200 शब्दों का आपने लिखा हुआ है, 136 तो बहुत बढ़िया थे। कौन सा वाले अटेम्प्ट में? 17 वाले में, हाँ अच्छे नंबर थे। तो क्या मानना है भाई, ऐसे के अंदर क्या करना पड़ेगा? मेरे तो सब 6.5 थे, बाकी मेरी 10 में आप इस बार 10-20 तो बोलो। 20 में, पिछली बार वाले 6.5 थे। 20 में से हाँ। काफी कम थे। हालांकि मेरी राइटिंग भी आप देखो, 6ठी क्लास का बच्चा लिखता है वैसे लिखता हूँ हिंदी, तो मैं बहुत बुरी है मेरी हिंदी की राइटिंग। अगर किसी को वो भी डाउट हो ना कि राइटिंग के नंबर कटते हैं या ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है मेरे ठीक ठाक। अगर उनको चाय पानी का बोलूंगी क्या हुआ? चाय पानी तो हैंड राइटिंग का मुझे लगता है उतना ज्यादा रोल तो नहीं होता होगा, जो कंटेंट लिखते हैं मेनली वही वो चेक करते हैं। अच्छा, आपका क्या स्कोर आता है ऐसे वाले? 6 ज्यादा नहीं रहा उसमें तो। तो मतलब एक तो ये है कि टॉपर के भी 20 में से 6 नंबर आ रहे हैं, तो वो बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब एवरेज मार्क्स ही मान के चले फिर अपन। नहीं सर, आपकी कितने? 7.5 7.5 सर एवरेज तो नहीं है ये मार्क्स, है ना। असल में तब जब 23 का अटेम्प्ट था ना, तब मेरा इतना डेवलप नहीं हुआ था माइंडसेट कि मैं हिंदी वगैरह इतने अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ, क्योंकि है ना मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड था। इस बार तो मेरा ऐसे काफी अच्छा था, है ना। अच्छा, मतलब आपको ये उम्मीद है कि इस बार शायद अच्छे नंबर होंगे ऐसे के अंदर। ओके, इन्होंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था ऐसे,
10 मिनट ही रह गए थे मेरे ये पास। चीज तो सब हाँ। एवरेज आउट हो जाता है एवरेज और रहता है। इंग्लिश पहले पूरा हो गया था मेरा 15 मिनट पहले पेपर पूरा हो गया। लास्ट तो अरे हाँ यार, उसमें इस पे भी आएंगे। पेपर 4 में कुछ लोगों को पूरा ही नहीं हो पाता। और सर वो भी इन्होंने issue अभी है। मैं डिस्कस कर रहा था तो इनकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 10 में से 6 5.5 आए हैं, मतलब सब में लास्ट वाले में। तो उन्होंने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छा कर लिया है, मैं एवरेज आउट हो जाता है। और मुझे ऐसे में ऐसा लगता है कि आप जो जीके की नॉलेज लेके जाते हो ना, वो आपकी जरूरी होती है, क्योंकि 2 बार से ऐसे ऐसे ही आ रहा था। पिछली बार खनिज पे आया था और इस बार शायद गैर पर हाँ, वो तो लगभग आप यदि पैटर्न को देखो ना तो उसमें फिक्स एक राजस्थान का आएगा ही है। अपन को याद होगा अपन ने जो मेंस की टेस्ट सीरीज जो चलाई थी उसमें 6 अलग अलग थीम बांटी थी कि हर हफ्ते एक एक थीम पर अपन पूछेंगे पहले से बता के स्टूडेंट को। इस बार जो सिलेबस इन्होंने डिजाइन किया, इस बार तो 6 अलग थीम दी है इन्होंने, तो वही थीम है जो अपन ने सेलेक्ट की थी कि इस पे पूछा जाएगा। तो ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि 600 शब्दों का हो गया तो कई लोगों 600 शब्द लिखे भी नहीं जाएंगे। शायद त्रिलोक सर ने भी कॉपीज वो करी है, पब्लिक करी है, तो उनके भी शायद ऐसे में कम है, मुझे जहाँ तक ध्यान है। कितने हैं सर? उनके मार्क्स कम थे। अच्छा, इन्होंने 2023 वाली जो अपनी कॉपी वो शेयर की क्या? अच्छा, तो उसमें भी कम थे, 6 से कम थे, तो इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है। तो इसमें एक चीज और है, जब मैं 23 में थी तो मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी हिंदी के साथ कि मैं इतना बड़ा कंपोजिशन अच्छे से लिख पाऊं, है ना। और टाइम कंस्ट्रेंट के साथ तो मेरी अशुद्धियां थोड़ी बढ़ जाती हैं कि है ना, मैं जल्दी जल्दी नहीं लिख पाती। तो मैंने ऐसा करा था कि चूज भी ऐसे करा था जो थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो, जिसमें एटलीस्ट मेरे मार्क्स कटे नहीं, है ना, नेगेटिव में नहीं चल जाए। तो वो आप कर सकते हो कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे चूज करो, रेदर देन कि जो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है ना उसमें आपको डायमेंशंस काफी वो करने पड़ते हैं। अब जैसे मिनरल्स वाला है तो वो लिखा था मैंने, तो उसमें ना आपके ज्यादा आ सकते हैं ना कम आ सकते, नॉर्मल एवरेज रहेंगे आपके मार्क्स। तो ये भी आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है लिखने का ढंग से। तो 10 मिनट में, क्योंकि आप ऐसे पूरा लिख रहे हो तो वो टाइम भी नहीं बचता सोचने का। ऐसे को पहले भी लिखा जा सकता है ना? हाँ, पहले भी लिखा जा सकता है सर। फिर सही रहती है, ग्रामर सही रहती है। ग्रामर देखो वो तो सही है। मैं मेरा सीक्वेंस क्या रखने की कोशिश में करता, हालांकि एक ही पेपर दिया मैंने तो उसमें मैंने क्या किया, पहले ग्रामर किया, फिर हिंदी का ऐसे किया, क्योंकि अपना वीक इंग्लिश है तो इंग्लिश पे बाद में आए, तो और इंग्लिश में पहले वही ग्रामर और फिर उसके बाद ऐसे। तो आपका इंग्लिश मीडियम में तो पहले आप इंग्लिश वाला पोर्शन करते हो? मैं तो सर ऐसे करती थी कि जो मेरे को पता है इसमें मेरे मार्क्स आने हैं, हाँ, जैसे सबसे पहले तो मैं ग्रामर कर देती थी जल्दी से, क्योंकि उसमें आप ज्यादा सोचोगे, ज्यादा टाइम लोगे तो भी आपके 1-2 नंबर ऊपर नीचे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो आप वो टाइम सेट कर लो कि 30 मिनट्स या 20 मिनट्स, जितने भी आपको लगता है कि रिक्वायर्ड हो उतने में आप कर लो। उसके बाद मैं शिफ्ट होती थी इंग्लिश के लेटर पे, क्योंकि उसमें भी आप जल्दी से लिख सकते हो, है ना। फिर मैं लिखती थी हिंदी के लेटर्स दोनों, कि वो भी फॉर्मेटिंग के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा आपके मार्क्स कम होंगे। फिर मैं संक्षिप्तीकरण लिखती थी, है ना। फिर उसके बाद जैसे अगर टाइम मिलता था तो मैं शिफ्ट कर लेती थी कि है ना, इलेबोरेशन, पैराग्राफ, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस अनुसार करती रहती थी, और लास्ट में ऐसे लिख देती थी। और ऐसे के लिए मैं ये सोचती थी कि मेरे को टाइम 20 मिनट्स मिल जाने चाहिए, बट पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था 23 में। इस बार तो हुआ था ऐसा कि मेरे को टाइम की बिल्कुल वो नहीं रही। इस बार टाइमिंग भी एक सजेस्ट करना वो रहेगा, 40 नंबर का है, 600 शब्दों का है। आपको क्या लगता है कितना टाइम होना चाहिए? पेपर के हिसाब से अपन देखें 35 to 40 मिनट्स, 35 मिनट्स तो एटलीस्ट लगेंगे, है ना। इस बार कैसा ग्रामर भी सर ऑब्जेक्टिव 35 मिनट से ऊपर जाना नीचे। हाँ, उसमें बाकी एक डिसएडवांटेज है कि सर कई बार हम फ्लो में इतना अच्छा लिखने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं निबंध। तो जो ग्रामर वाले 50 नंबर है वो आपको नहीं लगता 25 मिनट में हो सकता है? वो रिड्यूस कर दे 30 मार्क्स। हाँ, और उसमें भी सब्जेक्टिविटी वाले ज्यादा हो गए, जैसे मुहावरे, लोकोक्ति, अब वन वर्ड वाले कम हो गए। जैसे संधि हटा दी तो वो क्या फटाफट एक ही नंबर मिल जाते थे। क्या क्या हटाए? संधि हटा दी, दो हटा दी, विलोम शब्द भी हटा दी, प्राइवेसी भी हटा दी। अरे आधी समस्या तो हटा दी। तो सबसे बड़ी समस्या तो प्राइवेसी थी, क्योंकि प्राइवेसी अंदर वाले भी तो 4 पढ़ने हैं उसमें से भी तो कोई शब्द बना के दे सकते हैं, वो बड़ी नहीं सर, पर इनमें नंबर आ जाते थे। ये भी है, इसमें नंबर भी आते थे। इन्होंने एक और चीज की है, एक शब्द का वापस शब्द में किया है क्या कि उसको भी वाक्यों में प्रयोग करना। हाँ, किसी में तो अच्छा, शब्द युग्म को भी शायद 2 में डिफरेंस होता है। हाँ, मतलब राइटिंग इसके मतलब क्या होता है ना, ये बड़े मार्क्स है, यदि आप इसको अपना स्किल सेट जो सेट कर लेते हो तो ये आपको
ज्यादा नहीं, 6 नहीं ना तो 5 नंबर, मतलब 50% मार्क्स तो देंगे। लेकिन वहां पर जो ये इनका सेंटेंस आप कन्वर्ट करते हो ना, आप उस पर एनर्जी भी लगाते हो, क्योंकि आपको रटा रटाया वाला नहीं लिखता, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लेता है, मार्क्स नहीं मिलता। व्यू पॉइंट आपका भी अच्छा है, पर ऐसा है कि उसमें ना वो जल्दी जल्दी हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 50 नंबर पेपर तो हो गया, ऐसा वो। वही की गेम क्या है आपको वहां से? हाँ सर मुझे ये फिर तो मैं तो स्टूडेंट को आपसे ये सजेस्ट करूंगा, दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजी को अलग अलग पेपर में एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है कि आप खुद करके देख लो कि आपके लिए क्या वर्कआउट कर रहा है। हाँ नहीं, वो तो हर चीज में उनको यही कहता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, हम जो भी सजेशन देते हैं उसको एज इट इज मत मानो, एक्सपेरिमेंट ही करके देखो, क्योंकि सबके लिए समीकरण अलग अलग फिट होती है, किसी को पहले क्या कंफर्टेबल लगता है, किसी को पहले क्या। वो तो सही बात है। तो ऐसे पर ही थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि ऐसे में और क्या सजेशन आप या कोई सोर्स मेंशन करना चाहोगे क्या? सोर्स ऐसे का तो क्या ही होगा। आप मिस्टेक अगर मैं बताऊं तो सर, जैसे वो खलीफ वाला आया था ना, तो मैंने क्या किया कि जो मिनरल्स मुझे याद था उनको बस घुसाने की कोशिश कर रहा था कि यार इस एरिया की ये मुझे पता है, ये मुझे जीके को डालने की कोशिश ज्यादा कर रहा था। मुझे लगता है अगर मैं ऐसे अच्छा कंटेंट की तरह, निबंध की तरह उसको लिखता तो शायद मुझे 6.5 की जगह 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 9.5 मार्क्स ऐसे आ सकते थे। बट उस समय उतनी मेच्योरिटी थी नहीं। क्या था ये टाइटल, क्या था खनिज वाले का? राजस्थान खनिज संपदा। हाँ, खनिज संपदा, राजस्थान में खनिज संपदा। ऐसी चीज को ना हमेशा क्या होता है कि ना कॉन्ट्राडिक्शन से शुरू किया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मान लो कि आप इस तरीके से करते हैं ना कि एक तरफ राजस्थान जो देश में सबसे बड़ा खनिज भंडार रखता है, दूसरी तरफ अरावली जो है वो इतना चर्चा में चल रहा है ना, कि भाई हाँ अरावली वाला मुद्दा यदि आप लगाते हैं, या फिर आप इसको एक कहानी के रूप में बदल देते हो ना, कि जैसे कहानी ऐसे रिपोर्टर साहब वहां पर बड़ी भूमाफियाओं के द्वारा ये किया जा रहा है, लोग हम जल्दी आते हैं वहां पर, तो इस तरीके से आप यदि उसको दिखाते हैं और फिर एक पॉइंट पॉजिटिव और एक पॉइंट नेगेटिव उसको इंट्रोडक्शन बना के दिखा देते हैं, फिर वो सही चला जाता है। साहित्य का टच वो थोड़ा हल्का दे तो मुझे लगता है हिंदी, हाँ हिंदी साहित्य की वजह जो कहानी लेखन जो होते हैं उसको थोड़ा सा उसमें यूज कर लिया जाए ना इंट्रोडक्शन के अंदर। एक बड़ा चैलेंज ये आता है कि कहानी लिखने में, छोटी सी चैलेंज क्या आता है कि वो जल्दी समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहानी शुरू तो कर देते हैं, फिर पता लग रहा है वो समेट ही नहीं जा रही। और अभी तक जो ऐसे था ना, वो कितने 2 ही पेज में, कितने पेज, 3 पेज मिल रहे थे, शब्दों को कहने में 200 शब्द उसमें कहा जा रहा था, तो वो बड़ा चैलेंज था कि 3 पेज में कैसे समेटें। लेकिन इस बार वो चैलेंज थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अब आपको पेज मिलेंगे कम से कम भी 6-7 मेरे साथ, 6 तो मिनिमम मिलेंगे, क्योंकि 600 शब्दों का किया है तो 6 पेज तो बनते ही है उसके अंदर। चलो अब आगे चलते हैं अपन। और ये आपके जो आता है लेटर राइटिंग वगैरह, ये 8 चीजें होती है, वो 2 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उसके फॉर्मेट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग फॉर्मेट कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं। आरपीएससी ने क्या माना, मतलब किसका क्या फॉर्मेट आपको कुछ उसको लेकर क्या है? फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट जो स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। किसी का कटते हुए मैंने देखा है, नॉर्मल जो लिखते हैं ना सारे, हाँ। उसमें मार्क्स मिल रहे हैं, बस वो कंटेंट जितना सिंपल रखोगे। मैंने खुद की और एक 5 नंबर वाले की कॉपी मैच की थी, मैं कुछ ज्यादा उसमें क्रिएटिविटी दिखाने लग गया तो मेरे 1.5 नंबर आए मात्र। और उन्होंने एकदम सिंपल लिखा, रेजिग्नेशन से रिलेटेड था कि मुझे घर जाना है, मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे घर जाना है, बस उसे मेरे को रिजाइन। वो सर्विस में रहा होगा वो सर्विस में रहा होगा जिन्होंने प्रैक्टिकली मुझे घर जाना है और छुट्टी चाहिए। सिंपल था सर, 3-4 लाइनों का कंटेंट था उनका और 5 नंबर थे। मैं पूरा क्रिएटिविटी दिखाया, 2 पेज में भरा और 1.5 नंबर थे मेरे। यार मुझे कहीं ना कहीं फॉर्मेट में इश्यू लग रहा है, क्योंकि मैंने कई लोगों की कॉपी देखी है, उन्होंने रेड मार्क कर रखा है फॉर्मेट में, जैसे जो लिख रखा है ना ऊपर उसको रेड मार्क कर रखा है, उसका क्या क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है। हाँ, हिंदी में। तो हिंदी की तो बात चल रही ना पहले। हाँ ओके। वो सर 2021 की कॉपीज में भी ऐसा था कि कई जगह मैंने नोटिस करा था कि किसी लोगों के तो ये तो है कि फॉर्मेट में तो इशू है ना, बट आप ऐसे नहीं हो सकते कि है ना आप सोचते ही रहो ये लिखूं तो वो मैटर नहीं करेगा। आप एक फॉर्मेट देख लो, उस पे स्टिक रहो, और है ना ऐसा हो सकता है आप किसी प्रीवियस टॉपर की कॉपी से ही फॉर्मेट उठा लो 2-4, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि वो सही होगा, है ना। उसके अलावा ऑफिशियल हाँ नहीं, ये तरीका भी सही है कि टॉपर की कॉपी जिसमें कि ऐसे स्कोर भी अच्छा मिला है, प्लस कोई ऐसा नेगेटिव मार्किंग नहीं दिख रही है। एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्किंग यानी यहाँ पे कुछ मिसिंग है ना, यहाँ पे क्रॉस है यानी यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है। अगर कुछ मार्क्ड नहीं है, इसका मतलब
मतलब ये सही है, लाइन वगैरह अंडरलाइन कर रखी है, तो वो उतना हिस्सा आप उठा सकते हो जो जो सही है। और उसके अलावा तो जैसे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनको देख सकते हो आप, उनसे कुछ चीजें पिकअप कर सकते हो। बाकी होता है कि लेटर शुड बी इन द वन पेजर, मतलब इट शुड बी वन पेजर। अगर कोई ऑफिशियल लेटर हम प्रैक्टिकली लिखे थे, जैसे सर बता रहे हैं कि उन्होंने 2 पेज का लिख दिया, तो हो सकता है उनका माइंडसेट से हो सकता है कि नहीं, ये वो फ्लो चीज वो तो दो पेज प्रतिलिपि में वो इतनी वो लिखनी पड़ती है ना कि बस 7-8 लोगों को वो लिखनी तो 2 ही पड़ती है। पेज वो तो लिखने 2 हैं। पेज में जाएंगी सर। वो एक अच्छा। पेज में आती है। जैसे बहुत सारे मार्क्स एजुकेशन कितने मिले एम्प्लॉय लेटर में? हाँ इट्स सिंपल लेटर थी वो। वो तो इंग्लिश मेरे को था। 4.5 मिले, 4 या 4.5। किसको? 3 मिला मुझे इस बार, मतलब 2023 की कॉपीज में हाँ दोनों लेटर में शायद 3, एक में 3.5 है, और उसमें है फॉर्मेट को लेकर क्वेश्चन मार्क बहुदिया क्या 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 लिख रखा था, उसी को गोला करके उन क्वेश्चन मार्क लिखा। इसका क्या था? बहुदिया क्या क्या ये तो सिखाते ही नॉर्मल में। सर, उसमें डिपेंड करता है कि अधीनस्थ को भेज रहे हो कि अच्छा। उसको ऊपर मतलब आपसे उसको सीट ऐसा भी है सर, जैसे मैंने 21 की कॉपीज में ये नोटिस करा था कि किसी ने ना हस्ताक्षर की जगह है डॉट लिख दिया ना, तो उसको काटा हुआ था। आपको हस्ताक्षर शब्द पूरा लिखना है। हाँ, या तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं, मतलब आप ऑब्जर्व करके वो चीजें एटलीस्ट मैं गलत तो कह नहीं रहा हूँ टॉपर्स की कॉपी सबसे बढ़िया, कोई आपको गाइड करने वाला जो है ना वो वही है कि आप उनको ऑब्जर्व करो कि कहाँ पर क्या किस तरीके की चीज दिखने पर वो नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, वो सब चीजें नहीं करनी है। इसमें कुछ लोगों को भी देखी वो वर्तनी की छोटी छोटी शुद्धता का भी ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी शुद्धता का भी ध्यान रखते हैं। जैसे आधुनिक की कैपिटल वो बड़ी मात्रा ऊ की मात्रा लगा दी, वो भी उनके लिए बड़ा इशू बन रहा है। हाँ, तो- जैसे एक शब्द था उत्पन्न, तो वो पेन शायद चला नहीं मेरा, तो वो तय लिखा नहीं गया, तो उसमें वो सर्किल कर रखा है हाँ, उन्होंने तो वर्तनी की कि- अशुद्धता इतना जो है माइनर जो ध्यान रख रहे हैं, कि वनों का महत्व था ना, सबकी यूं काट रखा था। इसको भी बांट रखा है। ये तो अच्छा नहीं, हाँ वो तो सर वो तो बहुत अशुद्धि में बहुत ज्यादा मेंशन होता है, तो वो तो मेरा सही था कि वनों का महत्व ओके, ये ये मैंने भी देखा था कुछ लोग को भी। अब मेरे को इतनी हिंदी आती नहीं, मुझे लगा पता नहीं इसको क्यों कट किया। मेरे को समझ में मुझे लगा वो शायद शीर्षक था ना वो। हाँ, तो मुझे लगा शीर्षक गलत लिखा है इसलिए उसको नहीं, गलत वो किया। शीर्षक तो वही है, आध्यात्य 2 बार आता है उसमें, तो उसमें तो ये चीज तो बच्चे की खुद की गलती है अगर वो नोटिस नहीं करता। आप शुद्ध अशुद्ध पढ़ते हो तो वो अशुद्ध शुद्ध वाले शब्द आप ज्यादा यूज करो कि लैंग्वेज के ऊपर दो जो आपने शुद्ध अशुद्ध वाला जो पढ़ा है उसको पूरा 100% यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो केवल उन 4 नंबर के लिए शुद्ध शुद्ध आप पढ़ रहे हो, वो पूरा वाक्य में शुद्ध वगैरह। मैं ना कोई सिलेबस का एनालिसिस करें, तो वो यही है कि आपको वो पहले वोकैब पढ़ाई शायद सीखी जा रही है ताकि आप बस यूटिलाइज कर सको, लेकिन हम क्या उसमें आ गए शॉर्ट तो और जैसे कट मार तो वो चीज काम नहीं कर दिया। जैसे है के ऊपर डॉट लिखते हैं, उसमें मेरे भी सर्कल्स सब में बोले हैं हैं। 6-7 है वाले में हाँ। 6 है लिखा है हमने, उसमें डॉट लगाना भूल गए। सब में उन्होंने गोले लगा के सब दिए। में हाँ। 6 गोले लगे। सही है। बहुत ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर। असल में होता भी ये सर, ये लैंग्वेज की कॉपी है। तो आप अगर लैंग्वेज के टीचर हो, जैसे लॉ है, लॉ सब्जेक्ट है, तो लॉ में लॉ वाला टीचर एक्सपेक्ट करेगा कि आप लीगल लैंग्वेज यूज करो, है ना। सोशियोलॉजी वाले टीचर हैं तो वो किसी सोशियोलॉजिस्ट का नाम एक्सपेक्ट करेंगे, उसी वे में आप आंसर्स लिखो। तो लैंग्वेज वाले टीचर क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लैंग्वेज में अशुद्धि ना करो। वो थोड़ी सी ऑकवर्ड लग जाती है जब आपकी पूरी लाइफ इस चीज पे बेस्ड है, तो वो उसको फोकस कर सकते हैं हम बेसिकली। चलिए, तो लेटर्स में और ये पत्र में अपने 2 बातें निकल के आई। एक तो कि ब्रांडेड जो टॉपर्स जो उनकी कॉपी देखो, उससे देखो कि कहाँ पर क्या हस्ताक्षर पूरा लिखना है, वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, वर्तनी की शुद्धता तो बिल्कुल भी नहीं करनी है ना? और होती तो है ही, खैर ये इंसान दूसरी चीज देखी जाती है, तो जैसे कि एक न्यूज़पेपर होता है ना अफ्रीका वगैरह, वहाँ पे ना गवर्नमेंट के हाँ, वो विज्ञप्ति वगैरह जो आती गूगल पे है। भी आती है। तो वो चीज की जा सकती है कि जो नए बच्चे होते हैं खासतौर पर, और वो जो बीच की लैंग्वेज सीखने में बहुत प्रॉब्लम आती अच्छा, 20 की लैंग्वेज के लिए सर Okay. इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। रंजीत सर मतलब मैं बच्चों ने मेरे को बताया था कि रंजीत सर जो ऑनलाइन ऑफिशियल लेटर आते हैं वो डाउनलोड करके ही पढ़ाता हूँ। उनको दिखाते मैंने हैं उनको कि भी क्या पिछली बार language है। हाँ मैंने उनको भी पिछली बार कहा था। और फिर बच्चों ने काफी अच्छी लैंग्वेज लिखना स्टार्ट कर दिया था जब चेक कराया था। हम्म, और एक चीज मुझे लगती है कि हमें है ना हिंदी में सबऑर्डिनेट और हमसे ऊपर जो सीनियर है उनका हायरार्की पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रतिलिपि लिखते हैं तो उसमें हमें अपने सीनियर को भेजनी होती है, तो कई बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस में लिखा है। जैसे एक्सीएन को भेजेगा वो एक प्रतिलिपि,
तो हिंदी में आपको आना चाहिए सारा कि किसके जूनियर इंजीनियर है तो एएन को भेजेगा एक्शन को तो वो वाली दिक्कत भी आती है हायरार्की की। तो हायरार्की नहीं पता होना एक चैलेंज है। मतलब इतना बड़ा नहीं है बट अगर हो तो प्रतिलिपि सही लगती है, इंसान अटकता नहीं है उस टाइम। तो वैसे देखे तो 5-7 डिपार्टमेंट की जो मेजर जहाँ से आते हैं उनकी हायरार्की लिखवाई भी जा सकती है। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट में ये हायरार्की है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये है, तो ये भी एक किया जा सकता है ना, छोटा सा काम फ्लो में फटाफट खत्म हो जाए, हाँ। टाइम वेस्ट ना। और वैसे भी उनको वो क्या बोलते हैं आपके स्टेट पॉलिटी के अंदर वो है ना प्रशासनिक वाला जिला प्रशासन, उसमें पढ़नी तो है आधी से ज्यादा, तो रेवेन्यू वाली पढ़नी है, पुलिस वाली पढ़नी है, तो बस एएन और ये सब भी तो बताना है एक्स्ट्रा। चलो अब चलते हैं पल्लवन पर। पल्लवन को लेकर क्या लगता है आपका? जैसे कुछ लोगों का कहना है कि 15-20 पल्लवन जो दिए हुए हैं वो याद रख लो, उसमें से वही आ जाता है नॉर्मली, और यदि नहीं आता तो फिर क्या किया जाए? रिएक्ट क्या आ भी जाता है कि नहीं आता? सही बात है। तो पल्लवन वाले पे क्या आपका क्या किया जाए, कैसे थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे क्या किया जाए? तो सर काफी ज्यादा ही कम नंबर पर उसके अंदर उसी एक पोर्शन में पल्लवन में। यस, तो आपको क्या लगता है कि क्या गलती रही आपसे? कंटेंट का ही मामला है सर। जो लैंग्वेज की मैच्योरिटी है ना वो वहाँ पे देखी जाती है सर। मुझे ऐसा लगा मेरा आधा नंबर था उसके अंदर, वो एक ही था जिसमें मेरे सबसे ज्यादा कम मार्क्स, आधा नंबर था मेरा उसके अंदर। और तो काफी ज्यादा इमेच्योर सी लैंग्वेज यूज थी, उसको समझने में भी थोड़ा ही हो गया था मेरे साथ। कौन सा आया था लास्ट में? मित्रता कसौटी। कसौटी मेरा पूरा काट रखा है सर सेकंड पेज तो। वो सबके ही काटा हुआ है। कारण सेकंड पेज मुझे लगता है पल्लवन किसी ने हार्शली चेक किया है, क्योंकि कारण आपके वो शब्दों का ध्यान रखें। वो मुझे लगता है शायद काटा भी नहीं हुआ, वो टेढ़ी लाइन खिंच गई है मे बी। नहीं, वो मैंने भी 2-3 कॉपियां देखी थी, समथिंग। मैंने भी 2-3 कॉपियां देखी थी। लगभग सब लोगों ने मित्रता वाले लिखा है क्या, या वही है? अच्छा एक ही ऑप्शन होता है। पिछली बार इस बार मतलब कॉपी में एक मेरे के आधे आए, मेरे एक आया, तो पल्लवन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो सही कह रहे हैं कि हमें थोड़ा रिच वर्ड्स और एग्जांपल्स कोट्स मतलब डालना चाहिए। जैसे आप बहुत सिंपल लैंग्वेज लिख रहे हो, जेनरिक्स लिख रहे हो, तो उससे काम सर मुझे ऐसा लगता है, मेरे 3-4 के करीब है, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, बट 3-4 है तो वो काफी सही है क्योंकि काफी लोगों के कम रह गए। तो मेरे पल्लवन में यही होता था कि मल्टी डायमेंशनल होते थे, कि एग्जांपल्स आप ले रहे हो कई सारे फील्ड से, है ना। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि मौलिकता तो आपको भाषा की रखनी है, थोड़े बहुत हैवी वर्ड्स तो आप यूज कर सकते हो, बट इतना भी जरूरी नहीं होता कि आप है ना हैवी वर्ड्स यूज करने की वजह से आप है ना वो एक फ्लो जो होता है ना पल्लवन का वो ही ब्रेक कर दो। फ्लो में तो रहना चाहिए पल्लवन, और इतना भी वो नहीं हो जाना चाहिए कि हैवी टाइप्स, मतलब नॉर्मल हो तो मार्क्स मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि आधा नंबर दिया है मैंने दोस्ती के अंदर कृष्ण सुदामा का एग्जांपल दिया है, उससे बढ़िया तो 1 नंबर तो एटलीस्ट उसका ही आ जाना चाहिए। मैंने महाभारत का एग्जांपल दिया था, ये दुर्योधन और उसका दिया था मैंने कर्ण का। मित्रता उसमें था कि कसौटी पर खड़ा उतरता है, तो भाई दुर्योधन मित्र था तो कर्ण उसके साथ रहा, तो वो विपत्ति आने पे भी नहीं हो गया। तो आप लोगों ने कोई फर्क नहीं पड़ा। आप लोगों ने सिर्फ एक ही एग्जांपल 2-3 दिए थे तो हाँ 2-3 एग्जांपल, ये मेरे को ऐसा लगता है ये वाले एग्जांपल सबने दिए है ना, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए इन द बैक ऑफ माइंड की। तो इन्होंने आयर का एग्जांपल दिया था, अच्छा आपको देखूंगा वहां कल जाऊंगा को भी देखना बाकी मुझे पर्सनली लगता है कि ग्रामर में तो सबके 50 में से 30+ आ गए हैं, बट उधर 70 में से मेरे शायद 20-21 ही आए हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है आपके 70 में से 21 मतलब 53 अराउंड है मेरे हिंदी में। ओके, और जबकि ग्रामर में 32.5। ओके, तो वो बहुत ज्यादा लग रहा है कि उस पर प्रैक्टिस वैसे आपने ग्रामर में ठीक खींच लिए। हाँ, वो मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की थी। जैसे कोचिंग में जो भी मॉक देते थे उसमें 40+ ही आते थे। इधर तो क्या मुहावरे में बहुत ज्यादा काट दिए इन्होंने, और पारिभाषिक शब्दावली मतलब लास्ट में बिगड़ गया था स्कोर। बाकी कॉम्प्रिहेंशन में मुझे ये लगता है कि मेरा एक फ्रेंड है, इस बार उनका मेंस क्लियर नहीं होता, लेकिन उस बार इनके 76 नंबर है, और यूपीएससी वाले हैं उनके 76 काफी अच्छे नंबर है। इस बार मेरे 73 है। तो मैंने मुझे बताया था कि न्यूज़पेपर वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हिंदी वाला, उसकी वजह से उनकी जो एक लैंग्वेज है बहुत एनरिच्ड हो चुकी है, और इस वजह से उनके काफी अच्छे नंबर आया। तो उस पे काम करना काफी आज के डेट में लोगों को जरूरी है कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में।
और हफ्ते में 1 या 2 आर्टिकल्स निबंध पल्लवन ये प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी मैम बताएंगे इनके तो अच्छा नंबर है। आप बताओ ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में क्या क्या सर, मैं क्या रणनीति तो होनी चाहिए? 2023 में तो मैंने काफी रिगरसली प्रैक्टिस करी थी। जैसे है ना, प्रीलिम्स हो गया था, उसके बाद मुझे पता था मेरे ऐसे काफी वीक हैं, तो मैंने एक हफ्ते तो ऐसे कि डेली 2 ऐसे लिख रही हूँ टाइप्स, है ना, कि मुझे इतना डर था क्योंकि एग्जाम 3 महीने बाद ही था शायद, है ना, तब तक शिफ्ट नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा ये तो 20 मार्क्स का है, एक सब्जेक्ट, छोटा सब्जेक्ट जितना मैटर करता है उतना ही ऐसे मैटर करता है, तो उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस करी थी। उसके अलावा फिर बाद में ओवर टाइम तो मैंने ऐसे कर दिया था कि डेली अपन, है ना, मंडे को एक हिंदी का कॉम्पोजिशन, एक इंग्लिश का कॉम्पोजिशन, ऐसे करके पूरे वीक का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा, और सैटरडे संडे में एक दिन आप लिख लो, और फिर ऐसे करके ऐसे होता था कि एक वीक में एक पेपर कंप्लीट हो जाता था कॉम्पोजिशन का पूरा। तो ये वाली चीज आप फॉलो करते रहो, सेल्फ इवेल्युएशन करो, 2-3 का ग्रुप बना लो, वो एक दूसरे का चेक कर रहे हैं, और वो ग्रुप भी ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो उससे काफी हेल्प मिलती है कि आप दूसरे का भी पढ़ते हो ना, और उसका भी इवेल्युएट करते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये चीज अच्छी नहीं लग रही पढ़ने में, तो हम अपने वाले ऐसे में एटलीस्ट ये चीज नहीं फॉलो करेंगे, ये चीज अच्छी लग रही है तो हम उसमें वो चीज डाल सकते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाने का तरीका है बेसिकली सब्जेक्टिव उसमें। वैसे ना पेपर 4 जो है वो पिछले 3-4 सालों में हाइप तो बहुत बनी है इसकी, पेपर 4 करो, पेपर 4 कर लो। क्योंकि सर जीके का सर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। जैसे 21 में डायरेक्ट नोट्स आता था, इस बार 23 में एनालिटिकल, 24 में और आता। पेपर 4 कंसिस्टेंट ही रहा है, मतलब GS1 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि GS1 में बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, बहुत ही कम नंबर 20-30 नंबर आराम से बढ़ सकते हैं उसमें। GS1 में लोगों के नंबर ही नहीं आ रहे, बहुत कम नंबर आ रहे हैं। सर लेंदी है ना सर, वो थोड़ा एक तो हिस्ट्री है ना उसमें, मैनेजमेंट है सबसे बड़ा, तो उसमें से बड़ा है मैनेजमेंट बड़ा है, प्लस इस बार इसके नंबर भी नहीं दिए। 1-2 नंबर आए लोगों 20 में से कईयों के मैंने देखे 0, किसी के देखे 1.5, 3 से ऊपर नंबर मैंने नहीं देखे मैनेजमेंट में 20 में से वही चीज। अभी तक की जो कॉपीज देखी है। रिचपाल भाई के कितने थे, उनके शायद फिर भी थोड़े ठीक थे, 12 ने अपनी कॉपी शेयर की थी रिचपाल भाई ने, तो उन्होंने फिर भी ठीक थे। बाकी मैनेजमेंट में बहुत कम नंबर आए हैं। एक ही क्वेश्चन सही हुआ है उसमें, और उसमें जितने आए हैं उतने है। एनबीएफसी के प्रकार वाला सबका क्यों गलत कर रखा है, जब सीधा काटा ही है उसने सबका क्रॉस। किसी ने ऑथेंटिक सोर्स से लिखा है उसको भी कट लगाया है, और 0, 5 में से 0, टोटली 0। उसका मुझे कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि कैसे वाले में 5 में से 5 में आरबीआई के अनुसार लिखा हुआ था। ठीक है, 3 टाइप है, फिर उसमें सब कैटेगरी है, तो आप सिर्फ उनका नाम भी लिख के आ जाते हैं, शायद नंबर दे देते। जैसे मेरे से उसमें से एक टाइप होता है एनबीएफसी डिमांड और एनबीएफसी नॉन डिमांड, तो डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट, वो वाला लिखा नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने लिखा है फिर भी नॉलेज। वही मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ना एनबीएफसी के प्रकार वाले मैंने कई लोगों के ऑब्जर्व किया, मैं कॉपी वगैरह ऑब्जर्व करता रहता हूँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसमें ना लगभग सबके 0 दे रखे हैं। एक ने आरबीएससी की एक बुक के अंदर कहीं लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग लिखा था, टोटली 0 दिए उसको। एक ने मृणाल पटेल के नोट्स, जैसे रिचपाल भाई के नोट्स, रिचपाल भाई का आंसर आप देखना, उसमें मृणाल पटेल के जो नोट्स है ना उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो उसमें भी 0। तो जबकि मृणाल पटेल सर को तो अपन ही मान सकते हैं कि उन्होंने जो आरबीआई के जो पैरामीटर उसके अकॉर्डिंग ही कुछ लिख के दिया होगा, पर लगभग सबको उसमें 5 में से 0 दिए हैं। तो कुछ केस ऐसे बता रहे हैं एनबीएफसी डिपॉजिट वाले, वो उनके नोट्स में है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, उनके नोट्स पे है। ये सिर्फ एक पेपर की बात नहीं है, लगभग सारे पेपर, चलो जैसे ये अभी अपन हिस्ट्री बात कर रहे थे, उनके पास है ना अपने पास कुछ आइडियल आंसर्स हैं, वो उसी के बेसिस पे कॉपी क्या कर रही है। यदि हमारे आंसर्स में उससे थोड़ा भी आसपास है ना तो उसको कंसीडर ही नहीं। अच्छा, पल्लवन वगैरह में भी इसका वो यूज कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि उसके पास जो हमारे पास अब है ऐसा सोर्स, ये तो है, यदि हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल, क्योंकि ये चीज मुझे पकड़ नहीं गई कि वो जो पीएम फसल बीमा योजना वाला एक आंसर है, वो मेरे को एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे में एक पेज आया था उस साल। हाँ, बॉक्स में एज इट इज रटा हुआ था। हाँ। उसमें 10 में से 7 नंबर है, यानी कि वो उनके पास कोई तो और इसी नंबर पे प्रश्न हो गए,
इतना हाईएस्ट मार्क नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, इकोनॉमी में सबको दिए हैं। का रीजन उसमें ना मैंने देखिए लोगों के इकोनॉमी में सबको पता नहीं क्या कारण है, इकोनॉमी में सबके आए हैं, मैनेजमेंट इंडस्ट्री में किसी के नहीं आए है, लेकिन 10 में से 7 का रीजन मुझे बताइए कि वो 7 इसलिए क्योंकि मैंने वो पेज एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दिया। तो कोई ना कोई सोर्स है जो हमारे पास नहीं है, वो चीज अब वो कैसे पता की जाए। तो सर मुझे पर्सनली ये फील होता है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर बच्चा है ना हर सब्जेक्ट में डेप्थ में जाने लग जाए तो कैसे वो possible कैसे है? कैसे मेरा handle भी करे? मानना है ये मैनेजमेंट में तो कि भाई अपन ठीक है कहते हैं ऑथेंटिक सोर्स और ना कि ये मैं सारी चीजें ऑथेंटिक पढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है कोई? तो सर इसमें मैंने पर्सनली जो फील करा है, 2 बार मेरी रैंक लगी है ना, और हर बार मेरी सेम सब्जेक्ट की वजह से नहीं लगी है ना। तो उसका रीजन है, जैसे इस बार जो साइंस का पेपर था, मेरे पर्सनली साइंस बैकग्राउंड रहा है और मैं थोड़ी सी उसमें वो हूँ तो कंफर्टेबल हूँ, तो उसमें मेरे सेकंड पेपर में ज्यादा है और एथिक्स वगैरह भी मेरी अच्छी है ना। तो मैंने ये फील करा है आपका हर पेपर ऐसा होना चाहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप एवरेज कर, है ना, और ये नहीं कि आप परफेक्शन की तरफ भागो कि है ना, जैसे कि 2018 के जो टॉपर्स थे, जो मेन टॉपर हैं, उनके मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे थोड़ी ना होंगे कि बहुत ही हाई होंगे, पर हर सब्जेक्ट में उनके मार्क्स अच्छे थे। तो अगर आपके हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हों, किसी में भी है ना गंदा पेपर आ रहा है तो आप है ना उससे लिस्ट से बाहर नहीं हो रहे, एटलीस्ट बस इतना इंश्योर करना है, इतने सब्जेक्ट्स के पीछे भागना है। आप ऐसे हर क्वेश्चन के पीछे भागोगे कि इसमें मार्क्स नहीं दे रहे, इसमें वो नहीं हो रहा, इसका ऑथेंटिक सोर्स, तो आप कवर ही नहीं कर सकते ये कोर्स, है ना, कम टाइम में। चीजें हैं थोड़ी सी ना उसमें मैनेजमेंट लिमिट करनी पड़ेगी। हो गया, सबके ही कट गए, कोई मतलब नहीं है, मतलब हो गया, मतलब सबके एवरेज आउट। हाँ, वो पेपर ही 195 को मान लो। हाँ, वो चीज हो जाती है। और फिर आप अगर उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ चीज छूटेगी, उधर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि मैंने है ना अगर इस बार ऑथेंटिक सोर्स पढ़ा इस 20 नंबर के लिए, तो कि मेरे अगले बार पक्का इसमें मार्क्स आ जाएंगे? ये तो आप बोल ही नहीं सकते। ये तो आप मेजर सब्जेक्ट्स के लिए बोल सकते हो कि हाँ इसमें पॉलिटी में मैंने कोई ऑथेंटिक सोर्स पढ़ा तो हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ ये कवर कर लूंगा, इकोनॉमी में पढ़ा तो मैं ये कवर कर लूंगा। तो आप उन सोर्सेस के पीछे जाओ जिनमें मार्क्स बन भी रहे हैं, है ना, उन चीजों के पीछे ज्यादा भी नहीं भागना चाहिए जिसमें मार्क्स नहीं आ सकते ज्यादा। चलिए अपन पेपर 4 पे डिस्कशन कर रहे थे, अपना डिस्कशन थोड़ा सा मुद्दे से हट गया, वापिस उसकी तरफ चलते हैं। तो हिंदी में कुछ बाकी रहेगा? पलवन हो गया, पत्र लेखन हो गया, ट्रांसलेशन तो है, वो तो उस पर डिस्कशन ही नहीं करेंगे। सर उसमें ये स्कोरिंग है सर, स्कोरिंग है, वो वाला ट्रांसलेशन नहीं, सॉरी, जो सिंगल लाइनर्स है ना वो स्कोरिंग है, पैसेज स्कोरिंग है, ऐसे जो चीजें हैं उन पे जो हिंदी से इंग्लिश लिखना है वो स्कोरिंग है। हाँ वो तो स्कोरिंग है क्योंकि वो इंग्लिश के पेपर में आता है, इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी वाला उसमें कम आते हैं सर। सर उसमें पता नहीं यार कौन सा एक जो 2-2 लाइनों के देते हैं वो तो उसमें एक तो है सर, हाँ जिसमें इंग्लिश वो से आसान हिंदी में उसमें कम अच्छा आते वो हैं। कम है। हाँ इंग्लिश टू हिंदी थोड़ा मुश्किल रहता है। एक टेक्निक मैंने सोचा तो था बट कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता कि जैसे हम मॉक पेपर देते हैं ना तो उसके आंसर की दोनों उसमें आती है हिंदी इंग्लिश में। आपने यहाँ पर सारे मॉक पेपर दिए थे क्या? हाँ जनरली सर आपके तो वो 6 पेपर एक्स्ट्रा भी तो लिए थे पेपर 4 के। पेपर 4 आपने सारे दोपहर में करवाए थे, एक पेपर होता था उसके बाद पेपर 4 होता ही था। आप लोगों को तो हमने ऐसे के वो हर वीक वो भी दिया करते थे, 4 टॉपिक, 4 टॉपिक्स तैयार करते थे, 3 ऐसे आते थे और तीनों के मॉडल आंसर होते थे जिससे उसका वो वाला पोर्शन कवर हो जाए। तो सबसे अच्छी बात तो सर मुझे ये लगती है कि मॉडल आंसर आता है ना तो हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, जीके जीएस के भी कह रहा हूँ, तो उन दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की आदत होनी चाहिए जिससे आपको जो कीवर्ड्स है ना वो एक बार के लिए जहन में रहे, वो सही रह सकता है अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिर नोट्स भी होते हैं तो कुछ आप हिंदी में पढ़ लो, वही नोट्स को इंग्लिश में पढ़ लो, प्रैक्टिस तो हो सकती है उससे। सर इसमें एक फायदा हो जाता है, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो सोर्सेस काफी हिंदी मीडियम से थे, तो मैं खुद ट्रांसलेशन वगैरह कर लेती थी कि हाँ ये चीज है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये वर्ड भारी है, तो उस दौरान अपने आप ही हो गया एक तरीके से, आपने ट्रांसलेटर वाला जो पूरा अपने नोट्स का उसका फायदा मिल गया। ये एक तरह से ये है कि आप प्रैक्टिस करो, है ना, इन दोनों चीजों की जितनी ज्यादा हो सके। अब ये तो नहीं बोलूंगी मैं कि कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो 100% आप इंश्योर कर सकते हो मार्क्स आएंगे, बट ये है कि अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो कैसे आएंगे, है ना, बट प्रैक्टिस करके मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि मेरे तो आए हैं।
लिंक कर सकते हैं सर। दोनों जब वर्तनी वाली बात चल रही तो जो शुद्धि वाले जो वर्ड्स आते हैं उनसे पूरे सब्जेक्ट में कवर कर सकते हैं, और जो ये पारिभाषिक शब्दावली है ना उसका यूटिलाइजेशन हम इसके अंदर कर सकते हैं सर। जो पैराग्राफ आता है इंग्लिश से हिंदी वाला, उसके अंदर काफी वर्ड जो प्रेषण वगैरह ये ऐसे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट लिखें तो उनसे फायदा हो सकता चलो अब ना एक बार अपन इंग्लिश पे चलते हैं। मेरा मानना है कि वो जो ट्रांसलेशन वाला है वो पूरा तभी आएगा जब आपको इंग्लिश की ग्रामर आती है ना, तो उसके ऊपर चलते हैं। तो आप में से कोई हिंदी मीडियम का है क्या? है सर। स्कूलिंग में आप हिंदी मीडियम से हो ना? आप कौन से मीडियम से? मेरी स्कूलिंग ग्रेजुएशन पूरा हिंदी में था, अटेम्प्ट इंग्लिश में दिया, ठीक है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कैसे करे इंग्लिश को तैयार? मान लेते हैं है कोई जैसलमेर का स्टूडेंट जिसको नहीं आती इंग्लिश, तो वो क्या करे और आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? आप में से किसी का हिंदी मीडियम? कमल आपका कौन सा है? हिंदी मीडियम है ना, तो वो कैसे करे हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम वाला क्या करे, जीरो से शुरुआत कैसे करे? सर आप लोग शायद उतना मुझे लग रहा है अच्छा बता नहीं पाओगे क्योंकि आपकी पहले से इंग्लिश अच्छा सर मैं बता सकती हूँ, हाँ। क्योंकि जो मैं बात कर रही थी ना कि डेली कंपोजिशन लिखते थे, तो हम 4 लोग थे है ना, उसमें एक जो दोस्त थे वो हिंदी मीडियम से थे, बट उनकी इम्प्रूव इतनी ज्यादा हुई थी कि है ना वो एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के जितना स्कोर करने लग गए थे कि है ना, जैसे 80s में मार्क्स लाना एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंग्लिश वाला तो चलो ले आता है ना, बट ऐसा था कि जब वो शुरुआत में लिखते थे ना कोई भी इंग्लिश का कंपोजिशन वगैरह, तो उनको थॉट्स ही नहीं आते थे, वो लिख ही नहीं पाते थे। बट ओवर टाइम प्रैक्टिस करते करते अगर आप 9 महीने लगातार लिख रहे हो या 10 महीने लगातार डेली लिख रहे हो तो आपको थॉट्स आने लग जाएंगे और लिखने लग जाओगे, एटलीस्ट आप खाली नहीं छोड़ के आओगे वो पेज। तो आप मतलब है ना, लैंग्वेज का यही होता है, डेली डेली प्रैक्टिस करो और लिखते रहो है ना, तो ओवर टाइम सही हो जाती है। उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है इस चीज में। 75 है सर हिंदी मीडियम से। कोमल लास्ट टाइम कोमल मैम है ना, हाँ उनके हिंदी मीडियम 75 थे लास्ट टाइम, फोर्थ पेपर में हिंदी मीडियम से थे। ओके, तो इंग्लिश में कितने थे और हिंदी में कितने थे? हिंदी सब्जेक्ट में और इंग्लिश सब्जेक्ट वैसा अलग अलग देखा क्या? मेरे 45 थे हिंदी में इनके एंड 30 नंबर 45 और 30 29 ऐसे। सर जो अपन चैट करते हैं ना, अगर इसको इंग्लिश में करने की आदत डाले ना तो क्या रूटीन में आ जाते हैं अपने की, इंग्लिश वर्ड्स आने लग जाते हैं कि क्या बात करनी, कैसे करनी, और सामने वाले भाई इंप्रेशन भी अच्छा पड़ जाए। और सर मेरी ऑलमोस्ट आदत ही सर, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में लिखती हूँ ना मैं, तो क्या पेपर में भी याद आता है कि इसको ऐसे बोलना है, इसको फटाफट करना, मतलब बच्चों के माइंड में सिंपल सा वर्ड भी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होता है। नहीं होता मतलब ये आपने चैट करते हैं क्योंकि हर बच्चा चैट करता है, मोबाइल सब यूज करते हैं। अगर वो 2-3 वर्ड्स भी लिख रहा है ना, एक दिन में सीख रहा है कि ये मुझे इंग्लिश में बोलना है, मैं हमेशा एक ना एक वर्ड नया सीखूंगी, तो वो क्या पेपर पे याद आ जाता है कि यार ये लिख रहा है। आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रैक्टिकल एक जो है ना वो दिया एग्जांपल कि ऐसा किया जा सकता है। इसमें छोटा सा एड ऑन कर देता हूँ कि कुछ ऐसे वो कीबोर्ड्स भी आते हैं जो सजेस्ट भी करते हैं कि यदि आपको कुछ वर्ड याद नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिक वाला, तो आप उसको भी यूज लगभग सब में ही आते हैं ना, वो थोड़ा सा सेटिंग में कुछ जाके कुछ चेंज करना होता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं कि बाई चांस नहीं याद आ रहा तो वो डिमोटिवेट होके चैट इंग्लिश में करना बंद ना कर दे तो ऑटोमेटिक तो सजेशन नहीं होती सर, उससे वो आगे ऑटो करेक्ट भी हो जाता है, हाँ तो उससे भी सीख लेती कि यार ये मैं ऐसे लिख रहा था और ये इसकी स्पेलिंग ये है, तो वहाँ पे स्पेलिंग की गलती हुई है। फोन में ऑटोमेटिक ऑटो करेक्ट होता है, हाँ तो उससे वो स्पेलिंग भी याद करता पता लगे साइकोलॉजी की शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं तो वो पता लग जाएगा वहाँ पर। है। सर जो इनके बच्चे होते हैं ना, उन्हें भी स्टार्टिंग से जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड से उन्हें वहां पर ये प्रैक्टिस होती है कि आपको डेली रूटीन में 2-3 वर्ड्स नए यूज करने और उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तो उनकी इंग्लिश इसी वजह से अच्छी होती है। कहाँ पर? इंग्लिश मीडियम ओके, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बच्चे होते हैं शुरू से लेके एंड तक 12th तक ये रहता है कि उन्हें डेली न्यू वर्ड। नहीं पर वो प्रैक्टिस उन्होंने कई साल की है ना, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर तो 3 महीने में करना है सब काम, सर एक चीज 3 महीने में नहीं हो पाएगा आपको, मतलब अभी करना पड़ेगा थोड़ा। अभी से स्टार्ट करने पड़ेगा। सर एक चीज और है, जैसे आप लेटर पे फोकस कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाला बच्चा वो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है कि है ना कि आप फॉर्मेट रट लो और कि है ना आप सारी चीजें कवर करो बेसिकली लेटर में। जनरली मैंने नोटिस करा है लोग एनक्लोजर नहीं लिखते इंग्लिश के लेटर में, तो आप वो भी लिखो है ना, मतलब कि अटैचमेंट वगैरह कुछ है ना इस टाइप की चीजें, तो ये फॉर्मेटिंग भी अच्छे से कर लोगे ना आप। और उसके अलावा जैसे है ना मैंने लेटर लिखा था पॉइंट फॉर्मेट में है ना,
कि वो लिख दी बॉडी लैंग्वेज और उसके बाद पॉइंट फॉर्मेट में। तो ये वाली चीज भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा ट्राई कर सकता है। उसके अलावा जो मेरे हिंदी मीडियम के फ्रेंड थे ना, उनके लिए मैंने ऐसा करा था कि पैराग्राफ इलेबोरेशन में कुछ कुछ लाइनें या कुछ फॉर्मेटिंग ऐसी सेट कर दी थी कि नहीं भी आता ना तो भी वो उस चीज को यूज करके कुछ ना कुछ लिख लेंगे, मतलब ब्लैंक नहीं रहेंगे एटलीस्ट। तो आप किसी से गाइडेंस लेके या कोई ऐसे हेल्प कर दे आपकी, वो कर सकते हो। पर्सनली इंग्लिश में सर ये किया जा सकता है, बेसिक्स अगर किसी को सुधारने हैं, कि ग्रामर पे काम करे। ग्रामर के लिए कोई एक अच्छी बुक, कोई सी भी एक, जैसे मेरे टाइम पे कौन सी थी, ली तो सिंह थी, मैंने वो किया था। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दिन में एक बार 15 से 20 मिनट लगती है, एडिटोरियल सेक्शन जो आता है न्यूज़पेपर का, एक रीडिंग लगा लो, सिर्फ एक पैराग्राफ कह रहा हूँ, मतलब जो ये कहता है आर्टिकल, उसमें आपको 4 से 5 नए शब्द मिल जाते हैं। आप उन शब्द को कर लो गूगल और उसका मीनिंग आ जाता है गूगल के बाद, उसका ले लो स्क्रीनशॉट, तो आपके पास 4 से 5 नए शब्द आ जाएंगे। आपने जो ग्रामर पढ़ी है उसको सोचो कि टेंस जो यूज कैसे की गई है न्यूज़पेपर के अंदर उस आर्टिकल में, तो आपको क्या इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा कि आपने वो टेंस जैसा है बीइंग करके अगर आपने पढ़ा है। तो देखो जैसे इजराइल हैज अटैक्ड ईरान, तो हैज अटैक्ड आपने देखा कि यार ये कौन सा वाला टेंस यूज हुआ है, तो आप यूज देखो उसका कैसे हो रहा है। तो आपकी ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो रही है, आप एक बार के लिए इंग्लिश से टच में भी आ रहे हो, पढ़ रहे हो तो, और आपकी वोकैबुलरी भी सुधर रही है। 4-5 नए शब्द आ गए, अगले दिन उन 4-5 शब्द को वापस देख लो। मोबाइल में आप नॉर्मल आपको स्वाइप करना है, एक नया फोल्डर बना लो वोकैबुलरी नाम से, उसमें उसको मूव कर दो 4-5 शब्दों को। ऐसे आपके पास महीने में 100 से 150 शब्द हो जाएंगे। और आपको रिवीजन अगर आप रोजाना कर रहे हो 4-5 नए शब्दों का, जैसे मैम बता रही थी, तो नए शब्द भी आपको आ जाएंगे और आपको एक आदत पड़ जाएगी चीजों को, इंग्लिश वाले मीडियम और मतलब इंग्लिश जो है आप रूबरू हो जाओगे उससे, पूरे कंटेंट से। और ग्रामर का भी यूज, तो 3 तरीके से आप अटैक करोगे इंग्लिश में। तो ये तो आप सब डिसिप्लिन वाली बातें बता रहे हैं। अब स्टूडेंट को तो शॉर्टकट, हमें कोई आसान बताओ रास्ता, कोई पढ़ा दे हमें, तो बस ऐसा एक बार हमें इंग्लिश से यूज टू होना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगी इंग्लिश, यूज टू तो होना ही पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज से। मतलब जितना आप उसको एक्सपोजर लोगे उतना बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। छोटे सेंटेंसेस बनाओ, बड़े बनाते ना इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो उसमें ग्रामेटिकल एरर ज्यादा होने के चांसेस है। उसके अलावा जैसे कोई फॉर्मेट, कोई 2-4 चीजें, आप प्रैक्टिस मॉडल आंसर की बात कर रहे थे आप, है ना, तो उनमें से आप कुछ वर्ड्स वगैरह ऐसे नोट, उन्हीं में से उठा लो आप सेंटेंसेस वगैरह, जो कि हर किसी में आप फिट हो सकते हैं, और उनको रट लो। मतलब जैसे हम करते थे ना बचपन में, वो वाली चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बार वोकैब जो है ये हटा दी, क्या किया इस बार? अभी वाला जो सिलेबस चेंज हुआ ना, अभी कितनी कहती है वोकैब, कितनी कहती है? शायद उसको 5-6 नंबर के आते हैं, वो 2 ऑप्शन में से एक चुनना होता है। अच्छा, वो हटाए 1 वर्ड करके आता है, एक तो 3 तो 1। अभी क्या चेंज किया है इंग्लिश वाले में? क्या चेंज किया है? कुछ चेंज किया है ना? किया तो ऐसा ही, ग्रामर हटा दी थोड़ी बहुत। ये मेरे को लगता है ये जो एरर फाइंड आउट वाला जो था, ये शायद हटाया है, कुछ किया तो है। चलो अब जो भी है, क्लियर भी है। अब वोकैब कितने नंबर की आ रही थी अभी तक? शायद 5-6 नंबर की आ रही थी, 10 नंबर की। 3 नंबर के तो 1 वर्ड आ गए, और क्या आ रहा था? 2 नंबर 1 वर्ड 2 आते थे, सारे 2 ऐसे। 2 के सिनोनिम सिनोनिम और एंटोनिम, तुक्का लगाते 2 नंबर के वो आ गए। 2-2 के, या फिर सिनोनिम 2 के और एंटोनिम 2 के, या फिर दोनों मिला के 2 के? नहीं सर, 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम। और उसमें वो 2 ऑप्शन में से एक वो तुक्के वाला आता है, 50% की पैक था, तो वैसे ही है, इसलिए ठीक आधे है, लोग पढ़ते नहीं थे। पढ़ते नहीं इसको। और 1 वर्ड 2 आ गए, और ऑप्शन वाले हैं ना। बाकी जो थे इडियम्स तो ठीक है, एक और क्या बताया? प्रोवर्ब्स जैसे। और एक अच्छा, जो ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसको, और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, जैसे वो भी अच्छा है। आसपास के वर्ड्स, जो जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं ना, जो एडजेक्टिव साइड वो तो अपने कहीं काउंट ही नहीं किए। फ्रेजल वर्ब आपने काउंट एक किया? आते हैं सही, जो अच्छा। इडियम एक आता है शायद, और वो Phrasal verb एक आ गया। आती है। इंटरचेंजली आते हैं। हाँ। कभी कोई आगे। अच्छा चलो, जाके कहने उद्यम वर्ड्स को भी यूज इन प्रैक्टिस कर दे। हाँ। एक सेंटेंस लिखा है हाँ। वो कर दिया, वो कर दिया। चलो अब मैं ये कह रहा था कि 10 नंबर की ही वो क्या आती है, इसलिए स्टूडेंट जो है ना बहुत सारे वो क्या पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई सोर्स है क्या, कोई आरबीएससी का, कोई एनसीईआरटी का, कोई ऑथेंटिक बुक का, जिसमें कि कुछ लिमिटेड लिख रखे हो? जैसे मुझे याद है, मेरे पास बहुत ही कम टाइम था, मेरा मीडियम हिंदी है, तो ये जो 1 वर्ड वगैरह है कौन पढ़ के जाएगा? तो मैंने 2013 में 3 आए हुए थे, वो पढ़े। 2016 में 3 आए हुए थे, वो पढ़े। टोटल कितने 1 वर्ड याद किए? 6। उसमें से 18 में 2 रिपीट हो गए।
हाँ वो लगता वो हो गया रिपीट, 2 या 1 उसमें से रिपीट हो गया और 1 शायद मुझे आता था, 3 में से 2 नंबर आ गए थे मेरे वर्ड में। तो वो ये था कि कौन पढ़ेगा इतने सारे। तो ऐसा कोई सोर्स है क्या, कोई आरबीएससी का, कोई एनसीईआरटी का, कोई इग्नू का, जिसमें कि उनको कोई 200-300 मिल जाए और 200-300 से काम चल जाए? या उसमें से मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आ जाए, उसमें से 50% ही आ जाए, भले 10 में से 5 भी आ जाए, लेकिन 300-400 ऐसे कुछ वर्ड याद कर लो, उसे काम चल जाए, ऐसा कुछ है क्या? वो जो आपको बता रहे थे नीतू मैम, नीतू सिंह है उसमें, नीतू मैम वाले में तो बहुत ज्यादा होंगे ना, बहुत बड़ी फिगर होगा। उसके अलावा कोई ऐसा या फिर सोर्स कोई है कोचिंग मदद करे इस चीज में, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा देखे कि मतलब कोचिंग वाले या तो सर आपने जो पैटर्न फॉलो हाँ। करा है वो भी कर सकते हैं कि PYQs ही ले लो सारे, मतलब और फिर हाँ मैंने तो सिर्फ आरएस के एग्जाम के लिए, आप उसको छोड़ के आप सारे जितने भी पीवाईक्यू है उसको लिया जा वो सकता लिया है। जा सकता है। और मेरे हिसाब से तो सर आप बोलो 10 नंबर का वोकैबुलरी, बट एक नंबर पे रैंक बहुत उछलती है। नहीं मैं वो ये तो कह रहा हूँ मैं, लगता है। हाँ वो मेरे पास तो टाइम कम था, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि छोड़ के जाना क्योंकि चाहिए। लोगों को के बाद में रियलाइज होता है कि 1 से 2 नंबर की क्या वैल्यू होती है। जैसे मैम का भी 2 नंबर से, अब आप ही बताओ, आप 2 नंबर क्या एसडीएम हो जाता है। से आया तो 2 नंबर ज्यादा होता था एसडीएम में। एसडीएम होता तो 2 नंबर आप सोच लो कि वोकैबुलरी छोड़ देते हैं, देखी जाएगी, कई बार आपको थोड़ी भारी पड़ जाता है, तो आपको करके तो सब जाना जो साइनो एंटो थे ना सर, वो इंग्लिश मीडियम वाले को भी याद नहीं यार ऐसे थे। ये चीज तो है। आप यार प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से लग रहे हो मुझे, हम सिनोनिम बोल रहे हैं, आप साइनो बोल रहे हो ना। जो फोटोग्राफर का फोटोग्राफर बोलते हैं ना, उसको मैं इंग्लिश मीडियम का मानता हूँ। सर इंग्लिश मूवीज देखने में हाँ सर, तभी वो एक वो भी हो सकता है। अरे नहीं भाई रहने दो, क्योंकि वो बेचारा बच्चा कहेगा कि मुझे आप कितनी क्या चीजें दिखाओगे, मुझे किताबें याद नहीं हैं बचपन से। उसको ना उसको अपने वहां से रिलेट करना पड़ेगा, अपन इस तैयारी के फेज में उसको वहां पर प्रैक्टिकल नहीं हो सकते अपन उसमें। नीतू सिंह इन्होंने भी की थी, पर मैंने इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ी थी कि टाइम मुझे कितने लगा हैं था। उसमें, जैसे वन है वर्ड तो कितने बहुत होंगे? 400-500 है दिक्कत वही है ना। मेरे हिसाब से। तो इस बार हम यही काम करेंगे, पीवाईक्यू सारे कलेक्ट करके देंगे, है ना, या फिर कुछ ऐसा कोई आरबीएसएन सेट। वैसे तो हमारे अभिषेक सर क्यों आप कलेक्ट करके देते हैं, तो क्योंकि उसका फायदा वही है कि जब आप है ना बेटर लिखते हो या ऐसे तो हम लोग उसकी यूटिलिटी बहुत है। तो हम ये ऑप्शन चूज करते हैं ना कि हम ठीक है 10 नंबर की आगे को छोड़ के जाए, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पूरा वो जो है ना लिखने वाला जो पार्ट है ना वो गंदा ही लगेगा। उसके बाद आपके पास हो क्या भी नहीं, आप लिखोगे कैसे? नहीं वो तो ठीक है, देखो वकैब होनी चाहिए, उसी से आप लिखोगे बात समझ में आता है। लेकिन मेरे पास में किसी वन वर्ड की कोई वकैब नहीं है तो मैं वो लाइन ही नहीं लिखूंगा, मैं दूसरी लाइन लिखूंगा। तो मेरे पास में एक ऑप्शन है ऐसा, देखो ऐसे ही होता है प्रैक्टिकल, देखो यही है, तो मैं उसके जैसे कोई दूसरी लाइन लिख दूंगा। लेकिन जो पूछा है वो तो मुझे एग्जैक्ट बताना पड़ रहा है ना, तो वो मुझे 400-500 तो याद करके ही जाने पड़ेंगे। वो इनपुट आउटपुट रेशियो पे हाँ। डिपेंडेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर रेफर करो बड़े बड़े सोर्सेस। अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप थोड़ा सा PYQ पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, मतलब टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट है कि आपके पास में कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग से तो सब। बिल्कुल यही है सर। अभी जैसे अभी नहीं आई अभी तक वैकेंसी, तो इंसान को इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। अपन ने अभी मेंस का कोर्स शुरू किया, उसमें सबसे पहले शुरुआत इंग्लिश से की, तो मुझे पता है कि वो एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि वहां पर उतना अच्छी से हो नहीं पाती चीजें। तो उनकी यही कोशिश कर रहे हैं कि रोज आधा घंटा की प्रैक्टिस भी करवाई जाए। अभी क्लासेस जैसे ही खत्म हो जाए, अभी तो क्लासेस चल रही है तो बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं, वो हो जाए तो रोज 15-20 मिनट की आधे घंटे की प्रैक्टिस भी उनको करवाई जाती रहे। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है सर इंग्लिश में। ऐसे इस बार अभिषेक यादव सर आए हैं, वो कह रहे हैं कि इंग्लिश के अंदर की सर मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये वोकैब वाला जो आप कह रहे हो ना, मैंने उनको भी ये कहा मैं 400-500 ऐसे शब्द मुझे लाके दो जो मैं स्टूडेंट्स को कह दूं कम से कम इसको तो रट लो। और इसमें भी मैं गारंटी ये नहीं दूंगा कि 10 में से 10 आ जाएंगे, मैं कहूँगा 10 में से 5-6 आ जाए, इतने तो मुझे लाके दो कम से कम। यादव सर को मैं ज्यादा नहीं बोला सुना है, हम्म, तो अपने आप में एक सॉल्यूशन है। अपने आप में एक सोल्यूशन है, बाजी बहुत बढ़िया। हाँ तो उन्होंने वो उसमें काफी सारी उन्होंने चीजें दिखाई कि सर देखो ये चीजें यहाँ से आती है, ये चीजें यहाँ से आती है। तो उनका हमारा केस में है ना, हर सब्जेक्ट पर टॉपिक पर ऐसे डिस्कशन जो होता है, हम लंबा डिस्कशन रखते हैं कि भी इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे चीजों को और जो अच्छा किया जाए, कहाँ पर चीजों को आसान किया जाए। वो लगता है कि भाई ठीक है इंग्लिश में बहुत सारी वोकैब याद करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकल उस 4-5 हम उसको दोनों एंगल से देखते हैं कि अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो कैसे कर सकता है, और वो जो 4 महीने होते हैं उसमें उसको क्या कम इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या उसको सजेस्ट सर इवन अभी भी जो कर रहा है ना इंसान, उसको कॉम्पोजिशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप वेटेज देखो दोनों चीजों का, ग्रामर या जो भी अपनी वोकैब है वो कितनी आ रही है, कॉम्पोजिशन कितना आ रहा है। अगर आप कॉम्पोजिशन में एक बार हैबिचुअल हो
जाओगे ना तो अपने आप चीजें थोड़ी इजी हो उधर easy हो जाएंगी, जाएंगी। है ना। वो कैब आपको थोड़ी थोड़ी, जब कॉम्पोजिशन हम लिखते हैं कोई एक नया वर्ड, जैसे मैम ने सर ने सजेस्ट करा 4 वर्ड्स आप लिख रहे हो तो वो भी आपके वो कैब में ऐड हो रहे हैं। आप उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लो कि इसका साइनो क्या होता है, एंटो क्या होता है, या इस तरह की चीजें। तो पहले लेकिन कॉम्पोजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं पे मार्क्स आ रहे हैं। वहीं पे आता है मार्क्स इनके। 30 में से 17 नंबर 2 में आ गए लास्ट के 3 में। ओके। हाँ, आपके तो मतलब आपको ये चीज, अगर आप ऐसे एग्जाम दे रहे हो जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, तो आपको प्लानिंग सबसे प्लानिंग इम्पोर्टेंट। बहुत और प्लानिंग में यही आता है कि आप है ना 10 नंबर के पीछे कब भागोगे, जब आपने वो कवर कर लिया है, एक बेस बना लिया। और बेस क्या है, कॉम्पोजिशन है। तो मुझे जहाँ पर्सनली यही फील होता है यहाँ पे, जैसे मैं तो खैर इतना जुड़ी नहीं हुई थी किसी भी चीज से, बट है ना यही फील होता है कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करते हैं हर कोई, है ना, स्पेशली इंग्लिश के कॉम्पोजिशन के। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मार्क्स आएंगे, है ना। इसमें मैं भी सर सही बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन मेरे इंग्लिश ग्रामर में 20 में से 15 थे, एंड उस जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन था उसमें मेरे 21 नंबर आए 60 में से। लगभग बराबर सा हो गया, 20 में से 15 आ रहे हैं इधर और उधर, 60 में से 21 नंबर आए। तो उधर ही रह गया मेरा सारा काम। इंग्लिश में और बढ़ जाते नंबर तो इंग्लिश में काफी अच्छा होगा। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, कोई भी पढ़ाई कुछ भी करे बट कॉम्पोजिशन पहले करवाओ बच्चे को, है ना। और फिर आप वो कैप पे, क्योंकि वो कैप तो बच्चा घर पे बैठ के भी याद कर लेगा। कंपोजिशन से पहले शुरू किया, लेटर राइटिंग से क्लासेस। मैंने तो उल्टा कहा, तुम यार आपको उससे नहीं करनी चाहिए क्या, टेंस से, क्योंकि हमने तो यही समझा 10वीं क्लास से कि टेंस पढ़ लो तो आधी इंग्लिश आ गई। तो पर उन्होंने इस बार लेटर राइटिंग से किया। तो ये सजेशन भी आपका अच्छा है, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो लेटर राइटिंग से शुरू किया। आप आए थे क्या चेक करवाने? चेक बोल रहे थे, लेटर करवा रहे हैं अभी जो मेंस बैच है। हाँ, तो लेटर राइटिंग करवा रहे हैं। ऐसा सीक्वेंस हो सकता है, लेटर फिर ये पैराग्राफ इलेबोरेशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेटेज 10-10 आप 20 मार्क्स बोल रहे हो छोटे सब्जेक्ट के, है ना। तो उस तरह से आप कंपेयर करके करो। ऐसे भी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इधर आएंगे 40। प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ। हाँ, तो ऐसे जो है वो तो बाइलिंगुअल हो गया, तो ऐसे भी वो फायदा ना, है। वो फायदा इंग्लिश मीडियम वाला होता है। दोनों का फायदा है, इंग्लिश वालों को भी झंझट खत्म हिंदी में, और हिंदी वालों को भी झंझट खत्म। 10 नंबर तो कम हुए। मैम पैराग्राफ इलेबोरेशन हटा दिया है क्या? वो तो है सिलेबस ना, का थोड़ा सा भी लोगों नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। इलेबोरेशन है तो वो उस पर फोकस हाँ, एक तरीके का ऐसे ही है वो। प्रेसी पे फोकस करना चाहिए। तो और कॉम्प्रिहेंशन पे लगाओ दिमाग। अगर वैसे तो हिंदी मीडियम वाला मोस्टली हिंदी में लिखेगा नहीं, बट जो बाइलिंगुअल रहता है वो तो इंग्लिश जो कंफ्यूजन में इवन ये अनसीन पैसेज जो था 2023 वाला, वो मेरे हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स को काफी डिफिकल्टी हुई थी। तो उन चीजों की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अच्छा, उसमें होती है कि हमने तो ये सोचा है अनसीन पैसेज में तो जैसे बचपन में करते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं हुई। उसमें वैसे नहीं आया था थोड़ा, और वो क्या ऐसे यहाँ से पढ़ना था, पलट के फिर क्वेश्चन लिखना था, आंसर लिखना था। अच्छा, उसको यूं करने में टाइम जा रहा था इतना, तो मैं थोड़ा सा मतलब हिंदी मीडियम वालों को बहुत इशू आया था, मुझे ये याद समझ डायरेक्ट नहीं था वो। अच्छा, मुझे लगा वो थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन में 6 में से 4 गलत आपको आ गया था। ओके, आप उस टाइम बताएंगे। उसमें लास्ट 2 नंबर का कुछ एंटोनी वगैरह भी पूछ लेते हैं ना। हाँ। तो आया नहीं है, तो उसमें से देख के भी नहीं ढूंढ आप, और पूरा पैराग्राफ ही पढ़ रहे हो उसके लिए, फिर भी आपको नहीं दिख रहा। मेरा सही था उस टाइम। तो पहले ऐसा होता था सर, दोनों में डिफरेंस है। पहले ऐसा होता था कि वो वर्ड उस पैसेज में मिलेगा, अब ऐसा है कि वो वर्ड आएगा पैसेज में से और आपको अपने मन से लिखना है कि उसमें मेरी तो ट्रिक है, पहले सारे क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो, ताकि थोड़ा सा दिमाग उसी अकॉर्डिंग चलता है कि भाई हाँ, लगभग यही होते करते हैं तो कि पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उसके बाद में पैराग्राफ पढ़ो, ताकि दिमाग उसी अकॉर्डिंग चले कि क्या ढूंढना क्या है। तो पहले से वो क्वेश्चन के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो पैराग्राफ में ढूंढते थे बच्चे की, यहाँ से लाइन है तो इसका आंसर यहाँ लिख दो। हाँ। पर जो पैराग्राफ आया था ना 2023 में, हाँ। वो वर्ड कहीं नहीं मिल रहे थे उसके। असल में सर वो जो अनसीन पैसेज था ना, वो समझने का था। वो ऐसा नहीं था कि आप है ना ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिर आप उठा के ये आंसर लिख दोगे, नहीं, आपको समझ में आ गया तो आप उसका आंसर लिख पाओगे कि ये चीज है। और वो खैर वो मीनिंग वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें तो यही है कि आपको सटीक आंसर पता हो तो आप वो लिख दो, तो उसके मार्क्स हो जाएंगे डायरेक्ट। अब जैसे वो वर्बेटम करके आया था तो उसमें मैंने वर्ड टू वर्ड लिखा तो मेरे 2 मार्क्स थे उसका। लेकिन ये है ना कि वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे को कैसे पता होगा, तो वो वाली चीज है।
पहले हमारे वाले टाइम में तो आ जाते थे, वो सुनहरे दिन थे वो। वो सुने 10 में से 8 मिलते थे सर उसमें लेटर में। बट वो एवरेज मार्क्स भी सर वो हाँ बात तो कम कर दी एवरेज मार्क्स कम कर दिए, बाकी तो चीज से इवन नॉलेज स्टूडेंट का बढ़ाई है, कंटेंट उन्होंने बढ़ाया ही है, डेप्थ बढ़ाई है, सब कुछ। आप 2018 वालों की कॉपी देख लो और 23-25 वालों की, 23-24 वालों की कॉपी देख लो, तो आपको लगेगा 18 वालों को कुछ ही नहीं आता था। सही नहीं है, ऐसा मिल लगेगा आपको, क्योंकि नॉलेज बढ़ा है, कंटेंट भी बढ़ा है, डेप्थ भी बढ़ी है, सब कुछ। और आंसर राइटिंग के अंदर जो डायग्राम वगैरह ये सब चीजें भी बढ़ी है, सब कुछ चीजें इंप्रूव हुई है। पर फिर भी मार्क्स डिक्लाइन हुए ना, तो केवल और केवल आरपीएससी की वजह से। उन पेपर को टफ बनाया, प्लस स्कोरिंग जो वो कम की है। मैं तो क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पहला पेपर देने के बाद आधा घंटा बच गया, क्योंकि उसी स्पीड से लिखे जा रहे फटाफट। मैंने आज तक कोई पेपर नहीं लिखा था, सीधा एग्जाम हॉल में जाके लिखा आरपीएससी का। यूपीएससी की कर रहे थे तो आरपीएससी का कभी कोई पेपर नहीं लिखा था, सीधा एग्जाम हॉल में जाके लिखा, आधा घंटा बच गया। अब क्या करें, इधर उधर देख रहे आराम से। तो उस टाइम पे खूब टाइम था बातें करने के लिए। पर वो सेकंड में फिर वो लिखा ही धीरे धीरे लिखा। फोर्थ पेपर तो बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ था। हाँ, एक ये भी बताओ, फोर्थ पेपर बहुत सारे लोगों के साथ में एक चैलेंज ये भी आता है, पूरा ही नहीं होता। तो लिखना पड़ेगा सर, वो तो टाइम मैच करना पड़ेगा रोज की, इतने टाइम में ये कंप्लीट करना, पूरा एक आपको सेटअप बनाना पड़ेगा कि इतनी देर में ये अपनी एक स्ट्रेटेजी, अपनी एक जर्नी डिसाइड करनी पड़ेगी। मुझे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, इतने टाइम में लिखना है। इसमें इनकी टेक्निक अच्छी है कि जो ऑब्जेक्टिव चीजें है ना उनको फटाफट कर लो। लाइक हिंदी ग्रामर 20-25 मिनट में कर ली, फिर आप स्विच कर लो लेटर राइटिंग पे, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि फॉर्मेट याद होता है, उसको फटाफट कर लिया। इंग्लिश ग्रामर को भी मैं ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले हिंदी कर रहे हैं फिर इंग्लिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप भी स्विच करते होगे। मुझे तो लग रहा है मुहावरे सबसे लास्ट में करना चाहिए। कर सकते हैं हाँ सर, सही कर और नंबर तो इसमें वैसे भी नहीं देने। ये हाँ, पर टाइम अपना बहुत लगता है उसमें, क्योंकि वो जो है ना कि शब्दों में वो क्या बोलते हैं, सेंटेंस में यूज करो। सोचने तो हमें एनर्जी कहाँ लगानी। ये 2024 वाले अटेम्प्ट में मैंने ऐसे ही करा सर। मुझे अभी क्लिक हुई ये चीज कि मैंने ये बाकी सारा पहले अटेम्प्ट कर दिया था। मुहावरे जो मुझे नहीं आ रहे थे उनको छोड़ा हुआ था, उनमें कुछ ही नहीं लिखा था मैंने कि फालतू में मैं अभी लिखूंगी, टाइम वेस्ट करूंगी, मेरा कोई कॉम्पोजिशन छूट जाएगा। फिर वो लास्ट में लिखे तो वो एक तो शायद रह गया था, 1 या 2, तो उससे लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं लॉस में नहीं हूँ एटलीस्ट, कि वो तो वैसे भी नहीं आ रहे थे, वो कितने मार्क्स दे देते मुझे। आप कोई और बढ़िया कोई पेपर 4 के लिए पूरे में ही कुछ भी अच्छा कोई सोर्स यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो भी। कौन सा कोई आपको लगता है कि ये पढ़ा जाना चाहिए, यहाँ पर टेस्ट दिए जाने चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो ऐसा मत सोचना कि सिरेमिक के प्लेटफॉर्म पर है तो केवल वही बोलना है। कुछ भी आपको लगे तो वो भी ऐड कर सकते हो। सर मुझे तो लगता है पेपर 4 के लिए जो मिल रहा है वो सब पढ़ो, वो सब प्रैक्टिस करो जितना आपको अवेलेबल है ना। जैसे ग्रामर की मैं बात कर रही थी तो मैंने हर सोर्स से ही पढ़ी होगी, ग्रामर प्रैक्टिस करी होगी, तभी तो मेरे कवर हो पा रहे थे मार्क्स, है ना। उसके अलावा कॉम्पोजिशन भी जहाँ पे आपको फ्रीली अवेलेबल है, कि मुझे ऐसा फील होता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो नहीं आना चाहिए इस चीज में कि अब तो रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आपको जहाँ भी जो भी चीज मिल रही है वो करो, और उसके अलावा बस एक ग्रुप होना चाहिए जो कि थोड़ी हेल्प कर सके आपकी। मैम तो देखो सर इंटेलिजेंट है काफी, तो मेरे जैसे जो फेल हुए बंधु या फिर एकदम वैसे होते हैं कि जो कमजोर होते हैं, आरपीएस बन रहे हो सर, वो समझ पाएंगे। अरे ईश्वर से डरो भाई थोड़ा। उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं सिर्फ राघव प्रकाश ही मैंने पूरी खुद से की थी, कि जितना उन्होंने काफी हेल्प की थी कि कैसे इसको बार बार पता नहीं कितनी बार पढ़ी, ये भी याद नहीं है। उसी चीज को बार बार करते गया तो मेरे भी शायद 28-29 हिंदी ग्रामर में भी आ गए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो मात्राएं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या मात्राएं वो काफी गलत थी, उसके बावजूद भी 28-29 बच गए थे। तो उनसे हो जाता है। राघव प्रकाश से भी वो पोर्शन हो रहा है मेरा, तो अगर वो कंपाइल एक बुक में मिल रहा है, जज सर की बुक है, तो उसमें मिल रहा है तो उसमें और ज्यादा फायदा है। अपने यहाँ पर आप कौन कौन से कोर्स में थे? सर मैं तो किसमें थी, एक तो इकोनॉमिक सर्वे वाला वो जो फ्री में जो सारे जो भी फ्री में था सर उसमें जो लास्ट में उसमें रिवीजन वगैरह जो करवाया था। नहीं क्यों फ्री हुआ उसमें, इकोनॉमिक सर्वे वाले में तो उसमें रुपए लगे थे। उसमें थे, हाँ उसमें थे इकोनॉमी करके भी था। हाँ उसमें थी मैं, इकोनॉमी वाले में सर्वे का लिया था मैंने। और उसके अलावा वो एक आपने जब स्टार्ट करा था लाइव मेंटरशिप टाइप वाला, वो जो और उसमें रिवीजन क्लासेस भी सब अपलोड की थी। नहीं सही बात है, जैसे करंट अफेयर को लेकर ना बहुत सारे स्टूडेंट कहते रहते करंट अफेयर की क्लासेस कब आएगी क्लासेस। मैगजीन जब अपलोड कर दी तो क्लासेस की कहाँ आवश्यकता है। मैगजीन मैंने पढ़ी थी सर इस बार प्रीलिम्स में, आपकी करंट वाली रेफर करी थी मैं। और सर्वे की भी मतलब है ना, जैसे
मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर शुरुआत कर रहा है ना तो वो वीडियोस देख सकता है इंसान, है ना, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाता है ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। सर ये खुद ही कहते हैं सर, आप मैं तो खुद ही कहता हूँ, मैं तो परेशान हूँ लोगों से। एक बार मैंने जैसे बता दिया वैसे पढ़ लो, फिर अपने हिसाब से पढ़ लो जैसे बस, सर और मैंने क्या? कई बार बोला। पता है इस बार क्या मैंने सर्वे करवाया, इस बार की तो शायद 13 चैप्टर ना 12 चैप्टर मैंने करवा दिए, एक चैप्टर रह गया। उस एक चैप्टर के लिए हमारे कॉलिंग टीम के पास इतने कॉल आ गए, वो एक कब करवाएंगे। अरे एक खुद कर लो यार। सर्वे और करंट तो आपका अच्छा है, तब भी मैंने वो मतलब मैंने कोई ऐसे कोर्सेज वगैरह परचेज नहीं करे, बाकी लेकिन वो इकोनॉमिक सर्वे वाला करा था मैंने। इकोनॉमिक सर्वे वाला क्या था? बाकी सर मैंने तो पूरा ही किया। अरे आपका तो ये हमारे लाइब्रेरी स्टूडेंट, मेंस टेस्टरी स्टूडेंट, मेंटोर सब कुछ है हमारे। बाकी आपने बोला था पेपर 4 के लिए, तो एक पॉइंट ऐड ये करूंगा कि जो आपने करवाई थी ना चीज, प्रैक्टिस वाली चीज, क्योंकि इंसान खुद से नहीं करता। जैसे मैम तो सिंसियर है, इनका ही ग्रुप बन गया, लेकिन कई लोगों का नहीं बन पाता, तो उनको पेपर 4 प्रैक्टिस करना चाहिए। वो क्या डायरेक्ट एग्जाम में उतर जाता है, और फिर आप जैसा बता रहे टाइम मैनेज नहीं हुआ, पहला पेपर आपने आधे घंटे पहले कर दिया, पेपर 4 बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ। तो ये हमें कम से कम 5 पेपर मिनिमम, 3 से 5 पेपर आपको देने चाहिए, जिससे फिर आपका आइडिया लगेगी कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि आपको आ जाती है ग्रामर भी वगैरह, बट आपका प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे इन्होंने भी बताया, इंग्लिश आपने पढ़ ली, बट आप जब तक उसको यूज और प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दिक्कत। तो आपको प्रैक्टिस के लिए या तो पेपर लगाओ या ऐसे इंडिविजुअली सेक्शनली कर लो, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपकी वो जो पेपर 4 वाला जो सीरीज था अगली बार मैं चाहूंगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी वैसे भी प्री की वैकेंसी जब तक नहीं आ रही, तो मुझे लग रहा है एक आधा पेपर, अब पेपर 4 नहीं, क्योंकि पेपर 4 पे ऑलरेडी बहुत चीजें चलती हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते ही हैं। मैं सोच रहा हूँ इन 3 में से पहले जो 3 है ना, उसमें से कोई एक ऐसा पेपर जो प्री से पहले स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर ले, वो उनको करवाएंगे, तो वो करते हैं। और योगेंद्र भाई आप कौन से क्या? ये तो काफी जैसे छोटे वाले सब्जेक्ट्स में एडेड था मैं, ऐसे जो इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सर्वे है, कॉम्बो आया था स्टार्टिंग वो पॉलिटिकल साइंस, और उसमें 2-3 चीजें डाली थी, करंट उसमें थी, एंड आपसे जो मेन एक पर्सनल जो है मेरा कि आप वो मेडिटेशन वगैरह जो करवाते हो, वो मेरे को सबसे अच्छी लग गई सर। सर वो वीडियो तो मैंने भी देखी है, शायद आपकी कोई मेडिटेशन वाली थी कि आप 20 मिनट की थी शायद वो वीडियो टाइम। एग्जाम के कुछ दिन पहले जो पर्सनल जो मुझे किसी मोटिवेशन दोस्त आपसे ने मिलता है ना, वो स्टूडेंट्स को ज्यादा वो करता है। मतलब पढ़ाई सब देते हैं, अप्रोच बता देते हैं, लेकिन एक जो सर बैच में भी आपने करवाई थी कि आप आंखें बंद कर लो और विजुअलाइज करो, देन लास्ट में कि आप बैठे हो सीट पे, स्ट्रीम बने हो, आपके माता पिता आ रखे हो, वो चीजें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है और रियल फील कर पाते हैं। और आप ना अभी जो आपने विजुअलाइजेशन किया था, कभी गहराई में बैठ के सोचना, जो विजुअलाइजेशन किया था लगभग सीन उसके आसपास के होंगे। जो कभी आपने को विजुअलाइज किया होगा कि सबसे पहले मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, कौन मेरे पास में आ रहा है, और इस बार जो एक्चुअल में हुआ, अधिकतर सीन जो है ना काफी हद तक कॉपी होते दिखेंगे आपको, तो बहुत फर्क पड़ता है उसका, तो इसलिए वो कराता था। ऑनलाइन में तो कम ही करवाया होगा ना मेडिटेशन? मैंने ऑफलाइन बैच में, मैं करा देता हूँ, ऑनलाइन में भी जहाँ भी बैठे आके बंद कर दो। जहाँ पे बैठे आंखें बंद कर लो और ऐसे ऐसे करो, महसूस, बस कान में ईयरफोन लगा के रखो और उसकी आवाज को सुनते हो और ऐसे ऐसे करते हो, इसका फर्क पड़ता है काफी। और मैं एग्जाम के 5-7 दिन पहले तक तो जरूरी ऐसी वीडियोस वो लेके आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो थॉट्स हैं वो इसी टाइम पर चल रहे होते हैं कि जो पढ़ा है उसमें से आएगा कि नहीं आएगा, क्या और पढ़े, कितना क्या पढ़े। और उसमें तो रिवीजन क्लासेस का मुझे कुछ आपने देखी थी क्या रिवीजन क्लास? सर रिवीजन क्लासेस क्योंकि मेरा सेकंड टाइम था तो वीडियोस की मेरी जरूरत नहीं थी, बट मेरे जो बैचमेट्स थे जो साथ में तैयारी कर रहे थे, वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री वाला जो आपने कराया था उससे सर डायरेक्ट क्वेश्चन उनके वो थोड़े 2-3 क्लासों में से डायरेक्ट आ गए, निकल गए, पिछली बार वो रह गए थे फ्री में। अच्छा। और इसका मेन तो उनके 200 थे, पटवारी बन गए, लेकिन उनका ध्यान पटवारी पे था, तो बट उनका वो फ्री में बहुत हेल्प हुआ था। उनके 72 थे पूरे, वो पूरा निकल गया 2-3 क्वेश्चंस के। 15 से 20 घंटे में अपन ने पूरी शायद हिस्ट्री कराई थी। उसमें बौद्ध स्तूप वाला जो क्वेश्चन था वो यूपीएससी में आया हुआ था, तो वो पीवाईक्यू मैंने क्लास में करवाया था, तो इस वजह से हो गया था। इस बार भी पीएसआई का पेपर चल रहा था, एक यूपीएससी का पीवाईक्यू में ऐसे करा रहा था, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं होती उस टाइप का, वो पीएसआई में पीएसआई में वेजिटेज पूछ लिया, तो यूपीएससी पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन उठाते। जैसे आपको पता है 2018 में ना क्वेश्चन आया था अर्जुन की तपस्या मूर्ति पर जाया था, वो यूपीएससी में प्री में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था।
इस बार बौद्ध स्तूप पर जो आया वो पहले पूछा हुआ था। एक राजा राम शैली आया था शायद 2021 में, राजसी शैली जो वो यूपीएससी में प्री में पूछा हुआ है। तो इस तरीके से यूपीएससी की जो पीवाईक्यू बहुत सारे जो है मेंस के अंदर भी रिफ्लेक्ट हुआ है। वो भी पीवाईक्यू प्री वाले आ जाते प्री वाले मेंस में। हाँ, प्री वाले मेंस से पूछे हैं। सर मैं इसमें एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था इस बार, पेपर थोड़ा सा अजीब सा था ना, तो जैसे आप यूपीएससी के ऑप्शनल में जाओगे ना पबेट के, तो एक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो वाला क्वेश्चन तो वो उसके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो ऐसी चीजें भी मतलब आप फोकस कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी ये तो बहुत ज्यादा डेप्थ में होता है, हाँ, बट आप उसका सिलेबस से देख के आसपास की चीजें में भी नोटिस कर सकते हो, क्योंकि अब पूरा पेपर ही जा रहा है आपका एक तरह से, इतना डाइसी आ रहा है पेपर, तो वो चीजें आप फोकस कर सकते हो। कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि पूरे मेंस लिखने वाले लगभग 90% स्टूडेंट ही उसमें गलती कर रहे हैं और मैंने इस सोर्स को यूज किया था या फिर ये चीजें मैंने उस वेबसाइट से ढूंढ ली थी और उसका मुझे बड़ा फायदा हुआ, ऐसा कुछ आपको ऐसा ध्यान में आ रहा है? कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा सब्जेक्ट जहां पर कि आपको लगता है 90% स्टूडेंट कोई गलती कर रहे हो? सर गलती तो कोई नहीं कर रहा, गलती इन द सेंस कि ये वाली चीज तो उनको नहीं पढ़नी चाहिए लेकिन वो नहीं पढ़ रहे। जैसे मान लो कि ऐसा हो कि बिहेवियर क्या, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इग्नू वाले इस टॉपिक से एज इट इज मैच खाता है और यहाँ से पूछ रहे हैं लेकिन अधिकतर लोग इसको नहीं पढ़ रहे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता, ऐसा कुछ। अब सर जैसे हिस्ट्री मेरी पर्सनली ऐसी थी कि मुझे बहुत ज्यादा वो लगता था, तो मैंने उसमें वो जो 9th की और वो जो आरबीएससी की बुक्स है ना, उसमें जितना है ना उससे मैंने निकाल के अपनी शॉर्ट नोट्स टाइप प्रिपेयर कर दिया। वाला जो सेक्शन है आप राजस्थान हिस्ट्री और उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री, हाँ, क्योंकि आरबीएससी में तो शायद राजस्थान हिस्ट्री ना इंडिया वाला। अच्छा हाँ, ये बुक है, हाँ, लेकिन उसमें इतना डिटेल में नहीं है। लेकिन आपने राजस्थान हिस्ट्री, हाँ राजस्थान हिस्ट्री भी, बट इंडियन हिस्ट्री की भी उसमें वो रजाकार वाला क्वेश्चन था ना, वो आरबीएससी में ही मेंशन था। एक वो रजाकार वाला क्वेश्चन आया था, हाँ, हैदराबाद में रजाकार वाला, वो आरबीएससी की बुक में ही मेंशन वो भी था। और एक जो कुंवर नारायण सिंह वाला था ना बिहार के अंदर, वो भी उसी में, वो भी आरबीएससी में था। तो मतलब अगर आप कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसमें आरबीएससी तो जरूर पढ़ो, है ना। राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर बहुत डेप्थ में है, 200 पेजेस के नोट्स है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेन स्पेसिफिक आपको पढ़ना है तो आप आरबीएससी की किताब एक बार ले सकते हो, जिससे आप कम से कम इतना तो पढ़ लो कि जेनरिक क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद जैसे है ना ओवर टाइम मैंने ऐसा करा था कि जो भी मेरे को मतलब मैं टेस्ट वगैरह लिखती थी उससे कुछ वैल्यू एडिशन उसमें हो गया, या फिर है ना कोई बड़ा सोर्स है जैसे पनोरमा की एक बुक है उसमें से 2-4 क्वेश्चन, ऐसे पूरी बुक तो पढ़ी नहीं जाती किसी से भी, बट है ना जो चीजें आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में, ये करा जा सकता है। और एंशिएंट मिडिवल जो है वो लोगों को काफी कंफ्यूज करता है इंडिया का, इतना बड़ा सिलेबस है, तो उसके लिए सर मैंने 2-3 सोर्सेज जैसे ओनली आईएएस का शॉर्ट नोट्स आते थे यूपीएससी के, बहुत अच्छे नोट्स वो डाल लिए अपने में, है ना। और आर्ट एंड कल्चर यदि इसको इस वाले सिलेबस से रिलेट करके पढ़ा जाए ना तो अच्छे नोट्स। और उसमें क्या हुआ 2023 में हमारे काफी क्वेश्चन आ गए थे, 2 क्वेश्चन आ गए थे, एक तो मॉडर्न पिलर्स वाला आ गया था और एक देश स्तंभ वाला आया था, और उससे पहले वाला आया था जिसमें हमें बताना था कि इंडिया का वो कल्चरल चलता रहता है, वो वाला। तो आप जरा आपको इंडियन ये ना यूपीएससी में 10 नंबर या 15 नंबर में आया क्वेश्चन है, तो आप, मेरे को लगता है कि अगर जो इंडियन सोर्सेज है उस पर थोड़ा सा यूपीएससीफिकेशन कर लो तो आप थोड़ा एज पा सकते हो। मैं किसी वीडियो में बता भी रहा था, आपको बताऊं क्या, मैं अपनी वाली पॉलिटी की पढ़ी है, पीवाईक्यू वाली नहीं पढ़ी क्या, कोई ना बाद में देखेंगे। उसमें इस बार हमने क्या किया, हर टॉपिक के ना जैसे मान लेते हैं 1857 की क्रांति है, तो 1857 की क्रांति में यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन आए, यूपी पीसीएस में कौन सा है, मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस में कौन सा है, बिहार स्टेट पीसीएस में कौन सा है, आरपीसी में कौन सा है, वो सभी को कंपाइल करके दे दिया टॉपिक वाइज। तो अब यदि वो उनको भी करके चला जाएगा ना कि उनके आंसर बस करके चला जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि जो एक से यूनिक से क्वेश्चन आ जाते हैं ना उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। और सर एक चीज है जो मुझे एकदम से ध्यान आई कि पीवाईक्यू का एनालिसिस है ना वो बहुत मिस करते हैं बच्चे, है ना। जैसे पबेड में स्पैन ऑफ कंट्रोल वाला इस बार भी आया, तो वो कई साल से रिपीट हो रहा था वो टॉपिक। अगर आप है ना वो भी देखते कि है ना 2-4 साल के पीवाईक्यू, तो आपको ये पता होता है इस बार भी ये आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो टाइप्स। तो ये चीज अपने राजस्थान में ही चलन कम है, बाकी यूपीएससी वाले तो पीवाईक्यू वो तो अपना वो बाइबल कुरान गीता सब कुछ फेरी में आते हैं सर कुछ, इस टॉपिक से आ गया, इसके साइड वाले से भी आया जा सकता है, वो वाली चीज रहती है।
2023 के एग्जाम में तो मैंने ये चीज बहुत फील करी थी कि मुझे समझ में आ गया था कि ये वाली चीज है, इसमें से ये पूछा जा सकता है, ये वाली चीज है, ये टॉपिक है, इसका नेचर ऐसा है, तो इससे इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, इससे सब्जेक्टिव बनेगा। तो ये इसमें आपने वो MRI वाला वो तो पता था कि 10 नंबर नहीं आएगा तो, और सबने प्रिपेयर करके जैसे मैं ये दिखा रहा था, इसमें तो दिखेगा नहीं इनको। तो जैसे अभी ये कोई टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है ये, संसद का ना, तो संसद का RS में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, MPPCS में, और फिर उसके बाद में ये तो सारे MPPCS वाले चल रहे हैं। फिर इस टॉपिक से UPPCS, बिहार PCS, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है उनको कर दे कंपाइल, और ये यदि कोई करके चला जाए तो आधे से ज्यादा तो जो भी यूनिक क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो करंट बेस्ड कोई है तो वो निकल सकता है, बाकी ज्यादातर उसके अंदर जो मैंने खुद नहीं किया था, मतलब जो हाँ। जैसे पपेट है उसके वो बाहर लिखा होता है जो भी हाँ। टेबल उसकी, हाँ। तो उसमें 2 नंबर 2018, 5 नंबर 2021 ऐसे कर करके खुद ने लिख रखी थी, हाँ, अलग से दे दिया। वो उसमें अलग से हमने वो दे दिया। ये तो मैंने वापस पॉलिटी की दिखा दी। हिस्ट्री में मुझे इसमें और भी अच्छा लगा, हिस्ट्री में और भी अच्छा उसमें किया, टॉपिक के साथ ही दे दिया उसको हमने वहां पर, और कुछ एक आंसर भी लिख के दे दिए, यूपीएससी में जो आए उसके आंसर भी उसमें लिख के दे दिए, तो पीवाईक्यू को बड़ा उसमें फायदा मिल जाए। तो अब अपन इस सेशन को क्लोजर की तरफ लेके चलते हैं। तो कुछ और आप लोगों को कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ सजेशन देना है, कुछ भी हम लोगों को सजेशन देना है कि ये चीज आपको चेंज करनी चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हो। फिर अपन इसको सेशन को क्लोजर की तरफ लेके चलते हैं। स्टूडेंट को कुछ भी आप सर करंट पे फोकस थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे मैं तो जनरली जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैं ये यूपीएससी के मैगजीन्स वगैरह जो विजन वाली है ना, वो या फिर मेंस only- 365 हो गई या पीटी 365 हो गई, उसको रेगुलर आप पढ़ते हो ना 2-3 साल, तो आपका थोड़ा सा माइंड उस तरह से डेवलप हो जाता है कि कोई भी ऐसा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप ब्लैंक नहीं हो जाओगे, उसको अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। तो वो चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो स्टूडेंट को खासतौर पर टैग में कहता हूँ कि मेंस 365 और प्री 365 दोनों पढ़ के जाओगे, वो इसमें मैंने से आ रहे हैं करंट में से। जैसे साइंस हो गया, पॉलिटी हो गए, इको हो गया, इन 3 सब्जेक्ट में एक और सब्जेक्ट में भूल रही हूँ, हाँ IR, तो ये 4 सब्जेक्ट में तो आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो। और क्योंकि जो साइंस का पेपर था इस बार जो था उसमें भी वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग वाला क्वेश्चन था ना, वो मेंशन था उसमें विजन में, तो वो वाली चीजें आप कवर कर सकते हो। हाँ, ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो यूपीएससी करंट अफेयर में लगातार पिछले 5-6 साल से लगातार ही चर्चा में है। ये शायद यूपीएससी प्री में आया भी हुआ है, लीगो का एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसके थ्रू आया था। हाँ, लीगो महाराष्ट्र रंगोली के अंदर जो एल शेप में जो बनाया था ना, तो की तैयारी जो कर रहे थे उन्होंने सबने ये क्वेश्चन हाँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग वाला सबने वो सही किया था। मुझे जैसे क्वेश्चन देखा ना तो मुझे याद आई प्रशांत धवन करके पढ़ा था, उनकी एक वीडियो है उसमें वो चद्दर सी उसके ऊपर वो बॉल गिराते हैं और एग्जांपल देते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है, तो सीधे वो वीडियो क्लिक की। और ये जो टॉकमैक वाला जो था ये भी यूपीएससी वालों के अधिकतर के नोट्स में था, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर एक बार क्वेश्चन जो है यूपीएससी मेंस में पूछ लिया गया था, है ना। वो अधिकतर लोगों को नहीं आ रहा था उस समय। याद है एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, कोई एक आपके शायद नॉर्वे में कहीं पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर, तो उस हाँ ITRS करके है ना, हाँ, तो उस समय पूछा गया था, इसलिए टॉकमैक भी यूपीएससी की तैयारी करने वालों के अधिकतर लोगों के नोट्स में था, है ना। हाँ, तो उस चीज का वो फायदा मिलता है। बाकी सर ये मुझे पर्सनली ये भी फील होता है, अब जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं ये पढ़ पा रही हूँ इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। हाँ। कोई बच्चा होगा वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट सही करते बात हैं। तो पेपर भी थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि वो हर बच्चे को केटर करे, सिर्फ ऐसा नहीं हो कि है ना स्पेशलाइज्ड आप जा रहे हो एक सब्जेक्ट में, कितना जाएगा बच्चा। सही बात है। बट सर ऐसे जैसे ऑडिटर अकाउंट के अंदर वो 5 नंबर की एंट्रीज करवाई उन्होंने, अब कोई अकाउंट्स का नहीं है तो वो कैसे तो एंट्री करेगा, लगभग सबके उसमें 0 थे। अभी तो 24 वाले में तो फिर भी चलो पता लग गया था कि ऐसा पूछा जा सकता है, तो इन्होंने तैयारी कर ली। 23 में किसी को नहीं पता था कि एंट्री भी पूछ सकते हैं क्या। ये तो वही बात होगी, फिजिक्स का सिलेबस जो है, फिजिक्स में इक्वेशन करवाने लग जाए, न्यूमेरिकल दे दें। IIT की तैयारी पे जैसे होता है न्यूमेरिकल, तो वैसे दे सकते हैं, इसका मतलब तो कभी भी दे सकते हैं। उसमें तो मैंने यही समझा है कि पेपर का है ना 7 ज्यादा नहीं तो 80% पार्ट मान लो जो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज पे काम करो, इम्पॉसिबिलिटीज के बारे में छोड़ दो। तभी 208 जा रही है सर, उसका रीजन वो और सर मैं कम ये हो गया। बोलूंगी कि चलो मेरी कंसेक्यूटिवली अच्छी रैंक आ गई, बट
किसी बच्चे की नहीं आई तो वो खुद को जज नहीं करे एक एग्जाम के बेसिस पे। बिल्कुल ये बिल्कुल सही। क्योंकि एग्जाम इतना डाइसी है ना। इतना डाइसी है, इतनी जगह पर लक काम आता है नहीं आता है। आपने क्या पढ़ा था, क्या पता किसी दिन कोई चीज पड़ी हुई अटक गई दिमाग में, वो पूछ लिया, वो आ पूछ गया। ली। उसके बाद में आपकी कॉपी पता नहीं कहाँ गई है, आपके ओरल सेंटर का पता नहीं कितना क्या फर्क पड़ा है। जैसे पिछली बार कह रहे हैं कि अजमेर सेंटर वालों के मार्क्स अच्छे मान लिया, लेकिन पिछली बार अजमेर सेंटर वालों के बहुत सारे लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं भी आए। तो वो कुछ लोगों की कॉपी अच्छे हाथों में गई होगी, कुछ की नहीं गई होगी। फिर उसके बाद में इंटरव्यू, इतनी जगह पर लक फैक्टर है कि आपको पता नहीं कि कौन सी चीज काम कर रही, कौन सी नहीं कर रही। इंटरव्यू भी अलग अलग लोग ले रहे हैं, इंटरव्यू भी अलग अलग लोग ले रहे हैं, उनका मूड भी अलग अलग दिन अलग अलग है। आज सुबह घर वालों से लड़ाई करके आए तो नंबर नहीं देंगे। बाकी फिर वो अच्छे तो हैं ही, मतलब देने हाँ। बैठे हैं नंबर सब। हाँ वही तो, मेंबर्स तो अच्छे हैं, तो किसी किसी दिन जो नंबर नहीं भी देते नहीं भी मिलते, मतलब आपके लक पे होता है वो। आप बोल भी नहीं सकते कि हाँ। ये पर्टिकुलर जैसे इंसान ना- कोई सोच के थोड़ी ना बैठा है कि इस बच्चे को नहीं देने नंबर। हाँ। जबकि मेरे तो कम है इंटरव्यू में, तो होता है दिन होता है, उसका इतना लोड। आपके कितने इंटरव्यू? पिछली बार 37 थे, इस बार 45 है। ओहो, फिर तो आपके रिटर्न में तो बहुत ज्यादा नंबर है। 40-50 फिर भी रैंक ला रहे हैं। और आप फिर भी जो इतना पॉजिटिव हो इस चीज को लेकर। अच्छे नंबर देते हैं, बड़े अच्छे लोग बैठते हैं। मैं कह रहा हूँ इस चीज के लेकर आप पॉजिटिव हो, तो ये ओवरऑल आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाता है। तो देखेंगे लगता है वो लोग भी देखते हो क्या पता। नहीं वो तो एस्टिमेट नंबर तो है भी नहीं उसमें। बाकी सर मुझे पूरे एग्जाम में एक ही सीख देनी हो ना, अपना बेस्ट दो, अपने तरफ से एक चीज को भी वो मत करो, फिर बाकी तो मतलब लक बेस्ड है ही। तो स्टोइसिज्म में एक है ना कि आप कंट्रोलेबल्स को आप कंट्रोल करो, नॉन कंट्रोलेबल्स पे ज्यादा आते हो। तो आपके पास जो पढ़ने के आवर्स हैं उस पे मेहनत करो, टेस्ट देना आपका कर्म है तो वो करो। यही आप कर सकता है एज ए स्टूडेंट, और खुद को पॉजिटिव, और उसके लिए आप कि वो चीज करो। पॉजिटिविटी मैम से बात करो, सर से बात करो। सर ने मुझे ग्रेटिट्यूड राइटिंग के बारे में बताया था एक बार, क्योंकि आपकी वायरिंग कई बार भी एग्जाम्पल देते रहती है कि आप थोड़े नेगेटिव हो जाते हो। ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव जर्नलिंग से काफी फायदा हुआ था। अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो? अभी तो कम गई, और अभी काफी लंबा टाइम आपने उसको यूज किया। साल भर तो की थी वो। 23 के एग्जाम में प्रॉपर, फिर 24 वाले में भी की थी ज्यादा, बट उससे फायदा काफी हुआ। आपका ब्रेन रिवायर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चीजें आप ज्यादा अट्रैक्ट, तो फिर आप वही चीजें दिखती है। और सर हम बिहेवियर में भी पढ़ते हैं। हाँ वो जो कि मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा किया जाए, तो उसमें उसमें भी- कॉग्निटिव डिसीजंस कुछ जो वो लेके कॉग्निटिव बिहेवियरल डिसीजंस उसमें पढ़ता तो है। मेंटली सही रहो और बेस्ट दो अपना। और एक चीज है कि ज्यादा कंट्रोलेबल्स जो नहीं है चीजें उस पे कि यहाँ से आ रहा है वहां से आ रहा है, आप अपने बेसिक्स पे स्टिक करोगे तो चीजें पर्सनली सही। सर एक चीज मुझे लगती है कि जो अकेले तैयारी करते हैं ना, उस चीज की बजाय किसी की हेल्प लेना, जो बेटर और भी दोस्त बना लो या फिर अच्छे स्टूडेंट्स हो उनको, जैसे कपिल सर हैं, वो मेरे रूममेट 303 रैंक थी उनके लास्ट टाइम, इस बार भी उनकी 450, मतलब अच्छी डिसेंट रैंक ला रहे हैं दोनों बार। तो वो मेरे रूममेट थे, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता। मैम है इनका, चलो मेंस नहीं हुआ दोनों बार, बट इनके मेंस की टेस्ट सीरीज हम दोनों से ज्यादा आती थी हमेशा, बट वहाँ पे जो भी लगता सर काम करता उसके कारण ये कपिल सर ने तो हमारे यहाँ पर जो मेंटरशिप के अंदर बच्चों को यूं इतना दबा के रखा हुआ है, दबा के इन द सेंस इतना डिसिप्लिन के अंदर रखा हुआ है कि बच्चे डरते हैं उनसे जी। वही तो आपके ऊपर भी ऐसे, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपके ऊपर भी ऐसे डिसिप्लिन रखते थे क्या? डिसिप्लिन जैसा नहीं था, बट वो तो भाई जैसे रहते थे एकदम। तो गाइड करना, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था इन चीजों में, उन्होंने यूपीएससी का एक मेंस लिख रखा था, तो उससे मुझे भी काफी हेल्प होती थी। फोर्थ पेपर में वो भी कुछ पूछ लेते थे, कई बार उनको कुछ डाउट होता था, वो भी बोल देते कि ये चीज सही है क्या। डिस्कस बहुत करते थे सर, ये उनकी खासियत थी कि बहुत ज्यादा डिस्कशन करते थे कि यार इस टॉपिक पे तुझे ये क्या लगता है, तो उस चीज से बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। नहीं मेरा रिजल्ट आया। तो आपको ये डिस्कशन अभी जो अपना जो चल रहा है, तो ये फॉर्मेट कैसा लग रहा है कि आपने इसको नाम दिया अनफिल्टर्ड, कि कुछ भी फिल्टर नहीं है, जो आपकी राय है किसी भी टॉपिक पे वो रखो और उसको डिकोड करो। सरफेस लेवल से चीजें बातें मत करो। सरफेस लेवल से बातें हम बहुत करते हैं कि ना पेपर 4 में ये करना चाहिए, नहीं। अपन ने कोशिश ये की आज के इस डिस्कशन के अंदर कि जितना ज्यादा डीप में जाए, जितने ज्यादा और अपन इसको डिकोड कर पाए उतना बढ़िया है। और आप में से कभी किसी की इच्छा हो कि किसी मुझे पेपर स्पेसिफिक पर या सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर, इवन मगर टॉपिक स्पेसिफिक पर
आपको कोई क्लास लेनी है, उसको कभी उसके सोर्सेज वगैरह मेंशन करने हैं, उसके आंसर राइटिंग को कुछ आपको बताना है, तो जरूर जो है वो स्टूडेंट्स को बताएं। जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप स्टूडेंट को बता सकते हो ना मेंस के बारे में, तो उतना ज्यादा स्पेसिफिक बताओ, क्योंकि सरफेस लेवल पर चीजें बहुत सारी हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। आप एक सर्च करोगे 100 मिलेंगे आपको, लेकिन डेप्थ में कोई नहीं जा रहा, तो वो चीजें अपने को बताएंगे। चलिए तो समाप्त कर देते हैं इसको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।